कैसे हैं सब? अच्छा है सर। ठीक है मृण्मयी सर। की डिस्प्ले पे बहुत सुंदर है। गिबली आर्ट। और बताइए कुछ। क्लास शुरू करें उससे पहले बहुत थोड़े से जॉय भी नहीं दिख रहे हैं। चलिए, रिवीजन किया था आप लोगों ने? यस सर। उसके बिना सब निकल जाएगा। न्यूज की तरह सुना और फिर सब गायब हो गया। रिवीजन भी करिए और उसको लिखते भी रहिए, पिन पॉइंटेड। तब तो मेमोरी में रहेगा, वरना वो हिस्ट्री बन जाएगा। फॉरगॉटन हिस्ट्री वो भी। 2 मिनट और रुक जाते हैं, 1-2 लोग और आ जाएं। तब कोई आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन पूछ लो भैया, तो बाद में पूछते हैं आप लोग, उसमें भी नो इश्यूज। नहीं पूछना। चलिए क्लास शुरू करते हैं, ठीक है? ठीक है सर। अरे भैया बहुत देर। कल जो लोग नहीं थे कि उनके चेहरे मुझे दिख रहे हैं, ठीक है? तो उनके लिए रिवीजन होना ही चाहिए, ठीक है? अब पनिशमेंट वाली एज थोड़ी है, ठीक है? तो रिवीजन बहुत फटाफट कर लेते हैं एक बार, के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। जस्ट अ मिनट। ठीक है, हम लोगों ने कल 2-3 मेजर चीजें कवर की थी, फिर बता देता हूं आपको। आर्टिकल 19 हम लोगों ने कवर किया था। ठीक है, सीधी बात ये आई थी कि आर्टिकल हम लोगों ने एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, अनटचेबिलिटी सब कर लिया था। अब उसकी बात आई थी कि हमारे फंडामेंटल राइट्स में राइट टू फ्रीडम शुरू होता है, और राइट टू फ्रीडम जब शुरू होता है तो सबसे पहला है राइट टू फ्रीडम। पहला है क्लॉज 1। क्लॉज 1 के ए बी सी डी ई में, एक में एफ गायब है और जी, ठीक है? इन सब में आपको लगातार डालने हैं। कैसे? स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस एंड प्रोफेशन। देखिए, ये दो समवॉट सिमिलर हैं, 4 और 5, तो इनके रिस्ट्रिक्शन भी सेम हो जाते हैं, ठीक है ना? आगे आप लोग पढ़ेंगे। सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्शन स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे है। सारे रिस्ट्रिक्शन डाल दीजिए। सिक्योरिटी ऑफ स्टेट डाल दीजिए, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट डाल दीजिए, फॉरेन नेशन, एक डिफेमेशन डाल दीजिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डाल दीजिए, इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया डाल दीजिए। सारे रिस्ट्रिक्शन जो लगेंगे इस फंडामेंटल राइट पे, वो पहले वाले पे लगेंगे, आगे कम लगते जाएंगे, ठीक है? ये हमने दिखाया। स्पीच एंड एक्सप्रेशन के पढ़ लीजिए फटाफट। सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर एंड डिसेंसी एंड मॉरलिटी, ये इन जनरल आप लोगों ने पढ़ लिया। आगे स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मिल गया। अब आपको राइट टू असेंबल मिल गया। असेंबल मिला तो सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडियन पब्लिक ऑर्डर, दो ही चीज डाली हम लोगों ने, ठीक? अगला है टू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियन एंड कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज। कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज बाद में ऐड किया गया 2011 में, और इसको हम स्पेसिफिकली पढ़ेंगे जब पार्ट 9 बी एंड 9 पार्ट बी 9 बी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? तो कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज हम लोग कवर करेंगे। अगला दो है सेम टू सेम, डी एंड ई, ठीक? एक है फ्री मूवमेंट का, दूसरा है रिजाइडिंग का। दोनों को मैंने एक्सप्लेन किया था कि इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक जैसे कोविड में रोक दिया गया, और शेड्यूल ट्राइब वाला, शेड्यूल एरियाज है, शेड्यूल ट्राइब का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना, तो वहां यू कैन नॉट मूव, यू कैन नॉट रिजाइड, खत्म। लास्ट आप लोग पढ़ेंगे टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन एंड ट्रेड, और इसमें रिस्ट्रिक्शन क्या है? एक तो इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, लेकिन इसमें एक क्लॉज और है जो ये बोलता है कि स्टेट कैन प्रिस्क्राइब टेक्निकल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस इफ नेसेसरी, ठीक है? इसका मतलब यह है कि वकील कोई भी नहीं बन जाएगा, डॉक्टर कोई भी नहीं बन जाएगा, नेसेसरी क्वालिफिकेशंस स्टेट प्रिस्क्राइब करेगा, ठीक? अगला हम लोगों ने पढ़ा था आर्टिकल 20 विच इज एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, डबल जेओपार्डी एंड प्रोहिबिशन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ मेजरली सब लोग जानते हैं कि क्रिमिनल लॉ का जो
इम्प्लीमेंटेशन है वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं होगा, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से होगा। ठीक, इसका मतलब ये है उस व्यक्ति को जिसने अपराध किया है उसको वो पनिशमेंट दिया जाएगा जो लॉ उस कमीशन ऑफ एक्ट के दौरान लागू होता है, उसके बाद में लागू वाला नहीं होगा। अगला डबल जेओपार्डी, एक अपराध के लिए एक ही सजा चलेगी और एक ही बार प्रोसिक्यूट किया जाएगा। तो तीसरा ये, यू कैन नॉट बी कंपेल्ड अगेंस्ट अ विटनेस अगेंस्ट योरसेल्फ, दैट इज प्रोहिबिशन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। 21 को हमने और पढ़ा था। 21 का पहले इंटरप्रिटेशन जब आता है तो 21 सिर्फ रिवीजन भी नहीं है, 21 इज कनेक्टेड टू 22 आल्सो। सिंपल सी बात है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट लग गया। इसका मतलब यह है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव था, इसका मतलब यह है सम पर्सन शैल बी डिप्राइव हो जाएगा, और सम पर्सन शैल बी डिप्राइव अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। इसका मतलब यह है लॉ अगर कहता है तो ये चीजें दैट स्पेसिफिक पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड ऑल्सो पर्सनल लिबर्टी। ये कनेक्ट कहां जाके होता है? आर्टिकल 22 में, क्योंकि 22 में डिटेंशन की बात होती है, या अदर वर्ड्स में बोले तो आर्टिकल 22 टॉक्स अबाउट डेप्रिवेशन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, नॉट लाइफ बट लिबर्टी। ठीक है, आर्टिकल 22। आगे हम उसी को पढ़ने वाले हैं। 21 में इतना ध्यान रखिए कि जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ था, इसका मतलब ये है कुछ भी आप लॉ बना दो देन अ पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड, कुछ भी बना दो, कैसा भी प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट बना दो, ये फलाना व्यक्ति 20 साल के लिए भी प्रिवेंटिव डिटेंशन में कैद हो सकता है, ये अनजस्ट है। लेकिन अगर पुराने केस के रूप से जाए जो AK गोपालन के टाइम पे हुआ, तो कोर्ट कहती है हाँ भाई यही प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है, हम क्या करें। लेकिन फिर मेनका गांधी केस में इसको जो है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ को ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की तरह ट्रीट किया गया और ये बोला दैट लॉ शुड आल्सो बी जस्ट एंड रीजनेबल, देन ओनली दैट प्रोसीजर शुड बी जस्टिफाइड। ठीक है, तो इसीलिए मेनका गांधी केस में रूप बदल दिया गया और अब जो है नथिंग कैन बी एब्सोल्यूट अदर व्हेन इट कम्स टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक, कनेक्ट ये हो जाएगा इससे, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, आर्टिकल 22। देखिए पहला है राइट टू लाइफ 21, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। नाउ दिस टॉक्स अबाउट व्हेन अ पर्सन इज डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, क्योंकि पहले बात हुई थी प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, तो ये उसी प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ को भी लिमिट कर रहा है, उसको एड्रेस कर रहा है। ठीक है, कैसे? Article 22, no person who is arrested shall be detained in custody without being informed. Just a minute. No person who is arrested shall be detained in custody without being informed as soon as may be of the grounds of such arrest, nor he shall be detained, nor he shall be denied the right to consult or to be defended by a legal practitioner of his choice. ठीक, 22 का पहला आर्टिकल ये बात करता है कि पहला ये, अगर किसी को डिटेन किया है देन ही हैज अ राइट टू बी इन्फॉर्म्ड कि क्यों डिटेन किया है। पुलिस उठा के ले गई, बता नहीं रही है, दिस इज नॉट जस्ट एंड फाइन, यू हैव टू इन्फॉर्म आप व्हाई यू अरेस्टेड। और दूसरा ये इन्फॉर्म अबाउट कि किस कारण से आपको अरेस्ट किया गया है, और दूसरा ये उसको राइट टू कंसल्ट बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर वो भी प्रोवाइड किया जाता है। ठीक, अगला क्या लिमिटेशन लगा रहे हैं, ये सब प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ जो पिछले आर्टिकल में मेंशन था ना, ये उसको डिफाइन कर रहे हैं कि लॉ भी जस्ट एंड फाइन होना चाहिए। ठीक है, अगला, every person who is arrested and detained in custody shall be produced before the nearest magistrate। अगर आप पकड़ ही लिया है आपने, पहले आए कि ऐसे नहीं पकड़ेंगे बिना बताए, और अब पकड़ लिया तो पहले आप उसको कंसल्ट टू राइट टू कंसल्ट भी देंगे। दूसरा ये कि जिसको आपने पकड़ा है और कस्टडी में रखा है shall be produced before the nearest magistrate।
within a period of 24 hours of such arrest, excluding the time necessary for the journey. ठीक है, फ्रॉम द प्लेस ऑफ अरेस्ट। ठीक, फिर से पढ़ लेते हैं। अब ऐसा क्यों किया गया भाई? अभी समय बदल गया है। 20 साल पहले बिहार अगर पहुंच जाते तो जब जंगल राज चलता था तो ऐसा नहीं था कि पुलिस वीक थी। पुलिस वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ जंगल राज। गो एंड वॉच गंगाजल, साधु यादव। ठीक है, तो मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे पुलिस पे कौन लगाम लगाए, ये भी है। तो प्रोसीजर ऐसा बनाया गया, ये नहीं किसी को भी उठा के धर ले, फलाने व्यक्ति को उठा के रख दिया है जेल में और कोई प्रोसेस ही नहीं है। तो संविधान में ये प्रावधान बनाया गया कि अगर आप किसी को डिटेन करते हो या कस्टडी में लेते हो तो पुलिस वाले भाई साहब 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास पहुंच जाओ, एक चेक लगा दिया उन पे, ठीक है, और वो मजिस्ट्रेट बताएगा कि भाई अरेस्ट है कि नहीं, मतलब उसे अलाउ करेगा। तो इट इज अ चेक ऑन पुलिस। प्लस ये मजिस्ट्रियल फंक्शन करता कौन है? एग्जीक्यूटिव के पास एक पावर है, एग्जीक्यूटिव के पास पावर है, ये मतलब पुलिस के पास पावर है, उठा के धर लिया सरकार ने, राइट। तो वो अब बोला कि मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे। वो मजिस्ट्रेट वाला फंक्शन कौन करता है तो बताएगा मुझे? वेंकटेश जी का कहना है आईएएस। और बताइए सुमिता जी। अब किसका आया है जजेस ये मुझे पता नहीं, इसमें नाम नहीं लिख के आया। ठीक है, एक्चुअल में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जजेस, जो जुडिशरी के ऑफिसर्स हैं, उनको इनिशियल स्टेज पे, ठीक है, ये वर्क भी दिया जाता है मजिस्ट्रियल फंक्शंस। ठीक है, सो वो सीजेएम है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, वो मजिस्ट्रियल फंक्शन भी कर रहा है और मजिस्ट्रियल फंक्शन इज अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो वो फंक्शन उसको अलॉट किया गया है। जैसे मैं स्लिप कर रहा हूं, एक सेशंस कोर्ट है और दूसरा सिविल कोर्ट उसको शायद बोलते हैं। ठीक है, कौन सा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलते हैं ना? हाँ, डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस। मुझे स्लिप कर रहा है वो, शायद मनन इज राइट। ठीक है, तो एक का फंक्शन है क्रिमिनल इश्यूज को एड्रेस करना, है ना, और एक का है सिविल को। ठीक, दोनों फंक्शन उसको अलॉटेड है। ऐसे मजिस्ट्रेट को भी दोनों फंक्शन अलॉटेड होते हैं जो जुडिशरी वाले हैं। तो यहां पे वो एज अ मजिस्ट्रेट एक्ट कर रहे हैं। ठीक, एज अ जज इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि डिसाइडिंग पॉइंट नहीं है, अभी तो उसको कैद किया गया है। ठीक है, वही सिविल एंड सेशंस कोर्ट पता नहीं। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट जज जो होता है उसके दो फंक्शन होते हैं जहां तक मुझे याद पड़ा, थोड़ा सा मैं इसको एग्जैक्टली उस शब्द मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये चेक लगाया गया और मजिस्ट्रेट साइन करता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सिविल केसेस एंड सेशंस कोर्ट, राइट तेजस्वी। ठीक, तो इसको फिर से पढ़ते हैं। एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन कस्टडी। अब ये तो पुलिस ने काम कर दिया, शायद बी प्रोड्यूस टू द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स। दूसरा ये कि पहले तो साधन भी कम थे, कैसे पहुंचाएं भाई, ऐसी गाड़ियां भी नहीं थी जब ये प्रावधान बने, तो इसलिए ये बोला गया कि एक्सक्लूडिंग द टाइम ऑफ ट्रैवल, रिमोट लोकेशन से लेके आए। ठीक, गाड़ी खराब हो गई, बैलगाड़ी में लेके आ रहे हैं, ठीक, फिर बस पकड़ी,
बस ने वहां छोड़ा, अगली बस पकड़ी, बस ने वहां छोड़ा, ठीक, उसी में निकल गए 15-16 घंटे। अब वो पहुंचा है, रात हो रही है, मजिस्ट्रेट साहब के पास पहुंच नहीं पाया, तो इसका मतलब ही नहीं छोड़ना पड़ेगा उसे। एक्सक्लूडिंग द टाइम ऑफ जर्नी, जर्नी को एक्सक्लूड करने के बाद जब पुलिस कस्टडी में व्यक्ति है, उसको 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के पास ले जाना है। एंड नो सच पर्सन शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी बियॉन्ड द सेड पीरियड विदाउट द अथॉरिटी ऑफ मजिस्ट्रेट। अगर 24 घंटे बाद भी आपने उसको किया तो गलत हो जाएगा। 24 घंटे बाद अगर आप मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं करें तो आप लीव हिम, ठीक है। अगला क्लॉज 3, नथिंग इन क्लॉज 1 and 2 shall apply to any person who for the time being is an alien enemy। अब भैया अजमल का साहब आ गया तो उसके लिए ये नहीं है, ले चले उनको भैया मजिस्ट्रेट के पास। मजिस्ट्रेट साहब भी कहीं निकले बाई चांस मुजाहिदीन, उन्होंने कहा नहीं नहीं, नो अथॉरिटी, ठीक है, तो एलियन एनिमी है इसलिए। तो एनी पर्सन हु इज अरेस्टेड और डिटेन्ड अंडर एनी लॉ प्रोवाइडिंग द प्रिवेंटिव डिटेंशन, यहां पे अगला क्लॉज आ गया। यहां तक जो बात हुई वो बात हुई किसकी? ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में, जब अरेस्ट करते हैं, कोई कंप्लेन होती है, ठीक है, कोई केस फाइल होता है, तब अरेस्ट का प्रोसीजर ये होगा। आर्टिकल 122 के क्लॉज 1 and 2 में जो है, फिर से देख लीजिए क्या होगा। उसको इन्फॉर्म किया जाएगा ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, उसको वकील प्रैक्टिशनर प्रोवाइड किया जाएगा सो दैट ही कैन डिफेंड हिमसेल्फ, ठीक, ये। और दूसरा ये कि 24 घंटे से ज्यादा अरेस्ट नहीं कर सकते, यू हैव टू टेक द अथॉरिटी ऑफ द मजिस्ट्रेट। तीन चीजें हो गई। ये ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस का रूल है जो हर जगह अप्लाई होगा ही होगा, ये संविधान के द्वारा दिया गया है। दूसरा ये, अगर कोई प्रिवेंटिव डिटेंशन में पकड़ा हुआ है तो चीजें बदल सकती है, क्योंकि प्रिवेंटिव डिटेंशन बहुत सीरियस केसेस में किया जाता है, जैसे यूएपीए, टाडा, ये सब थे, है ना। और दूसरा ये कि अगर वो एलियन एनिमी है फॉर द टाइम बीइंग, तो ये सब रूल लागू नहीं होंगे। हाँ, अगला बड़ी, अब प्रिवेंटिव डिटेंशन का सेगमेंट आ गया। चलिए, हाँ, अगला है नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। आप प्रिवेंटिव डिटेंशन को एड्रेस कर रहे हैं, वो कहीं ऐसा ना बना दे कि भैया सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को भी पकड़ के लोग रख दें प्रिवेंटिव डिटेंशन में। नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन शैल ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ अ पर्सन फॉर लॉन्गर पीरियड देन 3 months। 3 महीने से ज्यादा अरेस्ट का नहीं आप देंगे। आपने उठा के रख लिया किसी को, अब 3 महीने अरेस्ट कर लिया, 90 दिन, बस शर्जील इमाम को अगर अरेस्ट कर लिया प्रिवेंटिव डिटेंशन में, ठीक, तो 90 दिन से ज्यादा नहीं आपको अलाउ किया जाएगा। लेकिन 90 दिन से ज्यादा अलाउ कर दिया जाएगा, क्योंकि आए विशाल जी, क्योंकि एडवाइजरी बोर्ड अगर है, उस एडवाइजरी बोर्ड ने सफिशिएंट कॉज ऑफ डिटेंशन बता दिया, ठीक है। मेरे सामने एक्ट पड़ा हुआ है, क्योंकि इस एडवाइजरी बोर्ड में देखिए प्रिवेंटिव डिटेंशन करना है तो पुलिस करेगी, ठीक, दे दिया भाई ज्यादा से ज्यादा 3 महीने अरेस्ट कर लो। अब पुलिस पे अगर चेक डालना है तो उन्होंने एडवाइजरी बोर्ड बना दिया। एडवाइजरी बोर्ड में कौन बैठता है? अ पर्सन, ये आप लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ लेंगे, who are qualified to be appointed as a judges of a high court, ठीक है। तो हाई कोर्ट के जजेस जो एलिजिबल हैं वो एडवाइजरी बोर्ड में बैठते हैं, ठीक है। तो एडवाइजरी बोर्ड अगर कह रहा है 3 महीने से ऊपर रख लो तो रख लो, ठीक। लेकिन दूसरा ये, जरा एक अगला क्लॉज है, क्लॉज 7, या फिर अगर वो डिटेन किया गया है इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन मेड बाय लॉ विद द पार्लियामेंट, ये क्लॉज 7 में आपको जाके मिलेगा। 3 महीने के रूल के 2 एक्सेप्शन निकाल दिए इन्होंने, 4 में लगा दिया 3 महीने का रूल, 90 दिन के अंदर, 90 दिन से ज्यादा नहीं पकड़ सकते,
फिर बोला पकड़ सकते हो अगर एडवाइजरी बोर्ड कह रहा है, ठीक, जजेस बैठाते हैं इसमें। और दूसरा कब पकड़ सकते हो, अगर एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट कह रहा है, ठीक। नेक्स्ट, when any person is detained in pursuance of an order made under any law providing for preventive detention, the authority making the order shall as soon as may be communicate, अभी तक ये बात हो गई, communicate such person of the grounds on which the order has been made and shall afford him the earliest opportunity to make a representation against the order। वही बात हो गई जो ऑर्डिनरी के लिए लॉ बनाया था कि भाई पहले ग्राउंड बता देना उसको, प्रिवेंटिव डिटेंशन है तो भी ग्राउंड बताओगे आप, और उसको एक अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि उस ऑर्डर के अगेंस्ट वो रिप्रेजेंटेशन दे पाए प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के। अगला 7वां क्लॉज, पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रिस्क्राइब क्या द सर्कमस्टेंसेस अंडर विच पर्सन मे बी डिटेन्ड फॉर पीरियड लॉन्गर देन एडवाइज 3 months। ठीक है, ये मैंने बोला था ना, ये एक्सेप्शन यहां पे आ रहा है, ठीक। तो ये एक्सेप्शन था इसी का, एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन विदाउट ऑब्टेनिंग द ओपिनियन ऑफ द एडवाइजरी बोर्ड। ठीक है, मतलब अगर क्लॉज 7 में पार्लियामेंट ने कोई लॉ बना दिया है के ऊपर एडवाइजरी बोर्ड नहीं भी कह रहा है तो भी आपको वो अरेस्ट 3 महीने से ऊपर आप कर सकते हो। तीसरा ये उसको मैक्सिमम पीरियड भी बताना है, और इसके बाद में ये द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय एन एडवाइजरी बोर्ड। ठीक है, चलिए आप विशाल जी क्या पूछ रहे थे? सर मेरा क्वेश्चन था कि वो जैसे आपने बोला 24 आवर्स में मतलब उसको मतलब मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना मतलब दिखाना है, तो वो अगर पकड़ लिया सैटरडे मतलब इवनिंग को तो उनके हाथ में तो मतलब 24 आवर्स नहीं रहेगा, बिकॉज संडे तो क्लोज रहता है। और नहीं, क्लोज डे पे भी ड्यूटीज लगती हैं मजिस्ट्रेट की। ओके सर, दिवाली पे भी लगती है, होली पे भी लगती है, तो 24 घंटे का रूल है ही है। तो ऐसा ना हो त्योहार चल गया हफ्ते भर लंबा, छुट्टी चल रही है और जिसको पकड़ा वो हफ्ते भर जेल में पड़ा है, ठीक है, तो ड्यूटी लगती है मजिस्ट्रेट की इस पे। ओके सर, थैंक यू सर जी। और सर एडवाइजरी बोर्ड का जो एक्सेप्शन है पार्लियामेंट का, हाँ, वो तो लॉ तो पहले से बने होंगे ना, या इमीडिएट बनाएंगे? फिर से बताइए, एडवाइजरी बोर्ड का जो एक्सेप्शन आपने बताया अभी पार्लियामेंट का, तो उसके लिए लॉ इमीडिएट बनाना होगा? इमीडिएट नहीं, लॉ ऑलरेडी है, जैसे यूएपीए, टाडा। अब इसमें पे कौन सा फंक्शनल है, आई एम वेरी कंफ्यूज, क्योंकि इसमें चेंजेस हुए हैं। मैं लास्ट टाइम तो गो थ्रू किया था हम लोगों ने, मनन इफ यू रिमेंबर। तो अभी एट प्रेजेंट क्योंकि इनके अंडर कई अरेस्ट हुए हैं, ठीक है, और व्हाट आई रिमेंबर एट प्रेजेंट यूएपीए है ना, और टाटा शायद हटा दिया गया है। पीएसए है भैया, है पब्लिक सेफ्टी एक्ट है, लेकिन पब्लिक सेफ्टी है। और एक और आया था जिसकी बहुत क्रिटिसाइज किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे, मुझे याद पड़ता है, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, पीओटीए। हाँ, पोटा है ना, उसके अंडर शायद इन्होंने अफजल गुरु को पकड़ा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इनके अंडर बहुत अरेस्ट करते हैं, और इस पे आप पढ़ें, सारे एक्ट आप डालेंगे ना, उसमें आपको वो मिल जाएगा किसके अंडर किसको अरेस्ट किया गया था, ठीक है। और ह्यूमन राइट्स वाले इसी प्रिवेंटिव डिटेंशन के अगेंस्ट वो करते हैं। हाँ सुमिता जी बताइए। ये एक क्वेश्चन था मेरा कि हाउस अरेस्ट में क्या डिफरेंस है प्रिवेंटिव डिटेंशन और हाउस अरेस्ट में? वो प्रिवेंटिव डिटेंशन में ही आएगा, हाउस अरेस्ट भी, जैसे आपके उनको कर दिया था वो सुभाष जी का। हाँ, सुभाष जी, और अभी जो किया था उमर अब्दुल्ला एंड फारूक अब्दुल्ला को एंड महबूबा मुफ्ती को, वो प्रिवेंटिव डिटेंशन ही होगा मेरे अकॉर्डिंग। और एक क्वेश्चन था
हाँ। जुरिस्डिक्शन को लेके कि हाँ। ये मजिस्ट्रेट वो होंगे ना जिस एरिया में क्राइम होता है उसमें होता है ना। हाँ, जुरिस्डिक्शन डिवाइडेड होते हैं हाँ। और थाने थाने भी इनफैक्ट वो होते हैं। इनफैक्ट अगर वो जैसे फॉर एग्जांपल इसीजे फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे उनके डिवाइडेड होते हैं कोर्ट्स। इनको फलाना थाना दिया, उनको फलाना थाना दिया, वो थाने का जो क्षेत्रफल है कहाँ तक कवर करता है इसमें आता है, उसके केस उस मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे। लेकिन अगर वो मजिस्ट्रेट छुट्टी पे है तो उसका भी इंचार्ज दूसरा मजिस्ट्रेट बन जाएगा। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक मजिस्ट्रेट पे हो सकता है सारे थाने इंचार्ज हो जाए। और जो इनका चीफ होता है जो डिसाइड करता है कि किसको कौन सा थाना मिलेगा, ठीक है, थाने से मतलब यह है उसका उस थाने का ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है, उस पुलिस स्टेशन का जो ज्यूरिसडिक्शन है वो इस 35 तो बहुत ज्यादा हो गया, इस 15-20 किलोमीटर तक का है, ज्यादा ही है मान लीजिए। तो यहां जो भी कमिट हो रहा है वो उस पुलिस स्टेशन को एड्रेस करनी है। वो बात उस पुलिस स्टेशन में एफआईआर होगी, कहीं और हुई है तो वहां ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। वो वाला जो कमीशन ऑफ क्राइम उस पुलिस स्टेशन में हुआ है वो उस जुडिशियल मजिस्ट्रेट जिसके अंडर वो पुलिस स्टेशन आता है उसका इंचार्ज होगा और वो ग्रांट करेगा। और अगर वो छुट्टी पे है तो दूसरे को चार्ज मिल जाएगा। ऐसे इंटरनल सिस्टम बना रखे हैं। एक बार हाँ मैं मीसा की और बात कर रहा था, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी मीसा 1978 में इसको रिपील कर दिया, ठीक है। लेकिन आप लोग जो है ये सब पढ़ लीजिएगा क्योंकि टाडा मीसा पोटा ये सब रिपील कर दिए गए हैं और अभी यूएपीए चल रहा है। ऐसे याद हो जाएंगे कि किस किस के अंडर किस किस को अरेस्ट किया। आपको ये जैसे नाम डालेंगे तो विकिपीडिया पे इसकी लिस्ट आ जाएगी और ये रिपील क्यों हुआ वो भी आ जाएगा। तो ऐसे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अगला चलते हैं। क्वेश्चन हाँ, इस वाले आर्टिकल से रिलेटेड नहीं, ये हाँ। 19 और 20 से रिलेटेड है हम्म, कि नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन की जब हम बात करते हैं, और 19 में भी हम देखते हैं कि फ्रीडम ऑफ साइलेंस है। तो जब हम कोर्ट में बात कर रहे हैं वो सेल्फ मतलब इसमें डिफरेंस क्या है मुझे समझ नहीं आया। फ्रीडम ऑफ साइलेंस जो है भी वो एक्सप्रेसली मेंशन नहीं है, वो केस लॉ के थ्रू आ गया है। फ्रीडम ऑफ साइलेंस या साइलेंस इज आल्सो एन एक्सप्रेशन ये माना गया है, ठीक है ना। यहां पे ये बात आ रही है टू बी कंपेल्ड अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ की जो बात आई, जैसे कि आप इसको इस रूप में मान सकते हैं, वैसे तो ये टू बी बहुत एग्जैक्ट है कि नहीं मुझे एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा, लेकिन वो व्हाट कम्स टू माय माइंड, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोर्ट में इफ आई क्लेम दैट आई एम गिल्टी, है ना, जबकि कमीशन ऑफ क्राइम मेरे भाई मनन ने किया है, आई एम गिल्टी, आई एम गिल्टी, आई एम बीइंग अ विटनेस अगेंस्ट माई सेल्फ, ठीक है। वैसे देखो इसमें कंपेल नहीं किया जा रहा, बट इसमें स्टिल कोर्ट कैन डिसाइड नॉट टू पनिश मी बट मनन। ऑल्दो ये एग्जैक्ट नहीं बैठ रहा है क्योंकि यहाँ कंपेल की बात हो रही है, यहाँ पे पुलिस वाले कंपेल करते हैं टू बी अ विटनेस एंड दिस इज नॉट, ये बोला गया है कि एक्सेप्टेड। वैसे ये जाके मैंने उसे एक्सप्लेन किया था, वैसे ये उस पर जाके कनेक्ट होता है जहां पे पहले पॉइंट ऑफ टाइम पे पुलिस जब पकड़ती थी तो जब वो टॉर्चर करती थी तो इंसान खुद ही कबूल लेता था कि भाई मैंने ही किया है, मुझे मत मारो, ऐसा होता है। और अगर वो खुद से कर रहा है तो मतलब अगर मैंने नहीं करा है क्राइम लेकिन मैं कह रही हूँ कि मैंने करा है, हाँ, तो भी जज जो है चाहे तो वो नहीं दे सकता, ठीक है ना। वो बेस्ड ऑन एविडेंस चलता है, उसको अगर डाउट है कि ये किसी को बचाने के लिए किया जा रहा है तो विवेक का प्रयोग करने का पूरा अधिकार है, ठीक है। इसको एक बार और बहुत गहराई से देखने का वो है कि एक्चुअली प्रैक्टिकल उसमें कहां इंप्लीमेंट होता है, ठीक है। अगला सर, हाँ, पैरोल और फरलोग में क्या अंतर है? इसमें पैरोल और फरलोग मुझे बहुत क्लियर नहीं आ रही आपकी वॉइस। हाँ, किसी को और को क्लियर सुनाई दे रहा है?
आपको तो पैरोल कहा उन्होंने, दूसरा वर्ड पता नहीं, समझ नहीं आया। वो पूछ रहे हैं पेरोल और फरलो में क्या फर्क है। ये मुझे इसका आइडिया नहीं है, आप कौन से टर्म्स हैं, आपको है मनन? ये तो भैया वो टेम्परेरी रिलीज होता है ना, कि सेंटेंस आपका चल रहा है बीच में आपको। अच्छा, बेल, बेल जिसको बोल देते हैं, हाँ बेल बोल देते हैं, पैरोल पे है, PAROL। और दूसरा क्या बोला इन्होंने? फरलो। पढ़ लो, मुझे आइडिया नहीं लीगल टर्म्स, मतलब क्योंकि ये देयर आर टू वर्ड्स इन लीगल फील्ड, एक है बुक वाला वर्ड, पढ़ने वाला वर्ड, और एक है प्रैक्टिकल वर्ड। ये है सब्सटेंटिव जो हम पढ़ रहे हैं, वो है प्रोसीजरल, वो आएगा पुराने CRPC CPC एविडेंस में, ठीक है, पुराने, अब तो बदल गए, वो हो गए, अब याद रख लीजिएगा आप लोग, वो हो गया साक्ष्य अधिनियम, है ना, और BNS है, और BNSS है शायद मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है। प्रोसीजर से मेरा भी कब नाता है, ठीक। नेक्स्ट हम लोग पढ़ लेते हैं 2 आर्टिकल, और उसके बाद एक बहुत मस्त टॉपिक आने वाला है। जस्ट सुमिता जी बताइए। भैया जैसे हमने अभी बात करी कि उनको 24 आवर्स में प्रेजेंट करना ही होता है चाहे कुछ भी हो, तो बेल वाले केसेस में लेकिन हम देखते हैं कि ये चीज नहीं होती उसमें, तो वो एक्सेप्ट नहीं होता क्योंकि हॉलीडे आ जाए, कुछ भी आ जाए, कोर्ट्स वर्क नहीं करते। हाँ, तो यहाँ पे भी तो लेकिन वो इन्फ्रिंज हो रहा है ना, मतलब उस तरीके से देखें तो बेल वाले में कि आप उनको डिटेन करके रख रहे हो। बेल का जो रूल है हाँ उसमें टाइम पीरियड ज्यादा है कि बेल एप्लीकेशन इससे पहले डिसाइड हो जानी चाहिए, है ना, या तो सिर्फ 24 घंटे है इसलिए, और वो भी मुझे लगता है सारे डेज काउंट होते हैं उसमें, फिर वर्किंग डे काउंट नहीं होता बेल में। अब वो एग्जैक्ट CRPC में दिया हुआ है, व्हाट आई रिमेम्बर, और मैंने 4-5 साल पहले ही मैंने प्रैक्टिस भी छोड़ दी थी, व्हाट आई रिमेम्बर कि 14 डेज के अंदर डिसाइड कर देनी चाहिए। देखो बेल में 2 चीजें हैं, बेल में यह है कि फर्स्ट यू हैव टू सीक बेल, इफ यू आर नॉट सीकिंग बेल तो वो तो चलता ही रहेगा, ठीक। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं अरेस्ट हो गया हूं और मैंने बेल एप्लीकेशन डाली नहीं है, टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ काउंसिल, एडवोकेट, लीगल प्रैक्टिशनर, तो कंसिडर वैसे ही नहीं होगी। जब डाल दी और इंस्टीट्यूट हो गई है तो यह है कि इतने इतने दिन में ये बेल एप्लीकेशन डिसाइड हो जानी चाहिए, ठीक है। और अगर नहीं होती है तो उसके लिए एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ता है, ऐसा नहीं कि एब्सोल्यूट है। ये तो आप बोल रहे हो कि जब डिसाइड हो जानी चाहिए वाली चीज, लेकिन आप हाँ। अप्लाई ही नहीं कर सकते ना अगर हॉलीडे है तो। हाँ, आप देखते हैं ना, केसेस देखते हैं कि जहाँ ये है करा ही मजिस्ट्रेट ने गया। ऑथराइज कर दिया डिटेंशन, हाँ तो वहां पे हो गया कि नाउ यू आर अरेस्टेड। अब आपको जब नेक्स्ट टाइम पीरियड मिले तो आप अप्लाई कर दीजिए, वो वर्किंग डे पे अप्लाई होगी, और राइट, संडे के दिन नहीं लगेगी कोर्ट एप्लीकेशन, कोर्ट में एप्लीकेशन बेल की। लेकिन जिस की आप वायलेशन की बात कर रहे हैं वो 24 घंटे तक का वो है। अगर उसके, देखिए मजिस्ट्रेट ने जब ऑथराइज कर दिया है तो ये रूल नहीं लगेगा कि भैया वो छोड़ना ही छोड़ना है आपको। दे नीडेड सम चेक अपॉन पुलिस, वो मजिस्ट्रेट के थ्रू लगा दिया, वही बोला कि 24 घंटे के अंदर ले जाओ, उसके बाद इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। और अगर कचहरी बंद है तो बेल एप्लीकेशन नहीं डिसाइड होती। दूसरा सुनिए, अगर हड़ताल है वो भी नहीं होती। वो भी नहीं होती, पड़ी रहती है, ठीक है ना। लो निशान जी ने एंटिल वाला केस पढ़ रखा है, अब इसमें नई गाइडलाइंस आई है सुप्रीम कोर्ट से जो लिखना बता रहे हैं ना, और प्रैक्टिस करते हैं, मुझे लगता है करते ही हैं। ये केस उसे ही पता है जो प्रैक्टिस करता है कोर्ट में। क्या केस है ये? सुरेश कुमार एंटिल वाला केस 2021 में आया था, जिसने बिल्कुल रीडिफाइन कर दी थी चीजें कि कब आपको बेल मिलेगी, कितने दिन में डिसाइड करनी है। मतलब व्हाट आई रिमेम्बर,
उसने काफी चेक लगा दिया था जुडिशियल सिस्टम इस टाइम पीरियड में डिसाइड होनी है, क्योंकि मैंने उस केस को नहीं पढ़ा है, बट क्योंकि मैं उस सर्किल का हूं जहां लोग प्रैक्टिस करते, तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कोटेड केस। ठीक है ना, टाइप करके बता सकते हैं कोई सुरेश कुमार अंटिल के एक दो हाइलाइट्स, ऑल्दो आप लोग के काम नहीं आएंगे, ये बहुत इन डीप लीगल टॉपिक वाला मामला है। रीड ठीक। करते हैं इसके बारे में, हम डिविएट हो गए वरना टॉपिक से। हाँ कोई नहीं, मेरी स्लाइड खुद भी आगे नहीं बढ़ रही। अच्छा मेरी स्लाइड यही से बढ़ा रहा हूँ, स्लाइड असल में हो गई खत्म, मेरी नेक्स्ट पीडीएफ खुलेगी। जस्ट अ मिनट। हाँ अब बताइए, आप पूछ सकते हैं, बहुत पूछ लीजिए। जब तो पूछो तो कोई नहीं पूछता, अब जब मुझे जरूरत है। It is now 5:45 p.m. भेज दिया व्हाट्सएप मामा मामा को, मैंने भेज दिया, भेज दो, देखने सारे। चलिए हाँ, तो आप सब लोग आ गए वापस, तो सब लोग तो यहीं थे, मैं आ गया वापस। ठीक, तो गेट बंद कर दीजिएगा अगर पॉसिबल हो तो। ठीक है, तो अब हम लोग दो राइट और पढ़ेंगे, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। हाँ बताइए किसने क्या लिखा, कमेंट पढ़ लेते हैं आप। हाँ लीजिए, पूरा निशान जी ने तो पूरा ही लिख दिया है, गलत भी हो सकता है बट प्रोवाइजो पहले डाल दिया। जमानत के नियम और जेल के अपवाद माने गए, कोर्ट ने दोहराया गया कि जमानत नियम है और जेल अपवाद है। वाह 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 वाह, समझे? बेल इज अ रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन। व्हाट अ नाइस लाइन। जस्टिस कृष्णा अय्यर ने भी इसकी बात की थी। तो ये वैसे आप लोग के काम का आएगा नहीं, लॉ वालों के काम का आएगा, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके काम का आएगा, जो कंपटीशन में उनके काम का आएगा, लॉ के रिलेटेड। ठीक, आगे चलते हैं। हम लोगों ने तीन राइट कवर कर लिए, सॉरी दो राइट कवर कर लिए। राइट टू इक्वालिटी कवर कर लिया है एंड राइट टू फ्रीडम कवर कर लिया है। ठीक है, और अब हम लोग क्या कवर करने वाले हैं? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। दो हैं इसमें, क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर। Article 23(1), traffic in human beings and beggar and other similar forms of forced labor are prohibited, and any contravention to this provision shall be punished as a punishable offense in accordance with the law. ठीक, तो अगला, nothing in this article shall prevent the state from imposing compulsory service for public purposes, and is imposing such service, the state shall not make any discrimination on the grounds of religion, race, caste or class. दो चार चीजें इसमें पॉइंटर्स और हैं। ट्रैफिकिंग इन्वॉल्व्स द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ मेन एंड वुमेन, ठीक है, फॉर इलीगल एंड इमोरल एक्टिविटीज, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग। जैसे केरला स्टोरी में आपने सुना होगा, केरल से लोगों को उठा के दुबई ले जाते थे, दिस इज ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ऐसा नहीं सिर्फ फीमेल, मेल को भी उठा के ले जाते हैं, ठीक है, एज अ बॉन्डेड लेबर रखने के लिए। अगला, लेबर विदाउट पेमेंट इज नोन एज बेगर। ठीक है, तो बेगर एंड ऊपर लिखा हुआ है अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर आर प्रोहिबिटेड। ठीक,
even though the constitution does not explicitly ban slavery, but article 23 has a wide scope because inclusion of the term forced labor and traffic. देखिए slavery, forced slavery तो था, ठीक है, expressly slavery mentioned नहीं, but forced labor मतलब is forced labor and trafficking is also slavery, कि slavery buying and selling of slaves चलता था. Article 23 protects, yes, वैसे प्रोस्टिट्यूशन ट्रैफिकिंग में नहीं आएगा, एग्जैक्टली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ मेन आएगा ट्रैफिकिंग, ठीक है ना. आर्टिकल 35 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द पार्लियामेंट इज ऑथराइज्ड टू इनेक्ट लॉज टू पनिश एक्ट्स प्रोहिबिटेड, ठीक है. आर्टिकल 23 फॉलोइंग लॉज हैव बीन इनेक्टेड, पहला गलत है ये रहे. हाँ, इन दो चीज को, इश्यू को एड्रेस करते हुए दो लॉज हैं, वो आप देख सकते हैं कौन कौन से. सस्पेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक इन वुमेन एंड गर्ल्स एक्ट 1956 एंड बॉन्डेड लेबर एबॉलिशन एक्ट 1976, ठीक है. दो है जो बात करता है किसकी, ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर की. हेडिंग पढ़ लीजिएगा आर्टिकल 23 की, तो दोनों समझ में आ जाएगा. जस्ट अ मिनट, हेडिंग है प्रोहिबिशन, जस्ट अ मिनट, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर, ठीक है. तो ये दो एक्ट हैं, ये दो एक्ट जो है ना, ये ही जाके इस चीज को कनोट कर रहे हैं. देखिए संविधान में अगर कुछ लिखा हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि उसको फिर पनिश कर ही दिया जाएगा, उसके लिए आपको लॉ इंप्लीमेंट करना पड़ेगा. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आर्टिकल 21 आप लोगों को पढ़ाना मिस कर दिया, फिर इसको फिर से पढ़ाना पड़ेगा आपको. 21A राइट टू एजुकेशन, क्योंकि राइट टू एजुकेशन आ पहले गया है पर लागू तब होता है जब 2010 में एक्ट बनता है, राइट, ठीक है ना. अमेंडमेंट पहले आ गया था. तो ऐसे ही यहां जो लिखा हुआ है ना, इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस इन अकॉर्डेंस विद द लॉ. लॉ ये जो बने हुए हैं, अदरवाइज ये इंप्लीमेंट थोड़ी होता, ठीक है. क्यों इंप्लीमेंट नहीं होता, क्योंकि लॉ ही नहीं बना है. लॉ नहीं बना है तो ऑफेंस पनिशेबल कैसे करेंगे. हाँ, ये आप एजुकेशन की बात कर रहे हैं ना वेंकटेश जी. राइट टू एजुकेशन डीपीएसपी में था, बाद में अमेंडमेंट लाके उसको यस वो बनाया गया, और उसके बाद भी 2010 में जाके वो लागू होता है, ठीक है. जस्ट अ मिनट, एलिमेंट्री एजुकेशन की बात होती है वहां पे. चलिए, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का एक आर्टिकल आप लोगों ने पढ़ लिया है, अगला आर्टिकल पढ़ लेते हैं. हाँ, prohibition of employment of children in factories etc. No child below the age of 14 years shall be employed to work in any factory or mine engaged in any hazardous employment. तीन चीजें हैं इसमें. क्या, नो चाइल्ड हो गया, नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 years, 14 साल से कोई छोटा बच्चा shall not be employed in any factory or mine or engaged in any hazardous employment. The employment of children in non-hazardous work is allowed. ठीक है. तो हर चीज को चाइल्ड लेबर लोग बोल देते हैं, वो नहीं है. हजार्डियस में नहीं कर सकते हैं. और कौन कौन से लॉ बनाए हैं, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 1938, फैक्ट्रीज एक्ट, माइंस, मर्चेंट, ये जितने हैं इनमें कहीं ना कहीं चीजें रिलेट हो रही हैं चाइल्ड लेबर से, या लॉस में इन चीजों में चीजें मेंशन्ड है. अगला, सम अदर इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट इन दिस डायरेक्शन इंक्लूड द क्रिएशन ऑफ अ चाइल्ड रिहैबिलिटेशन वेलफेयर फंड. गवर्नमेंट ने बना रखा है चाइल्ड रिहैबिलिटेशन वेलफेयर फंड इन विच द ऑफेंडिंग
ठीक है, तो ये बना रखा है चाइल्ड रिहेबिलिटेशन वेलफेयर फंड, और दूसरा ये नेशनल कमीशन, स्टेट कमीशन ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड। आगे कमीशन भी पढ़ने आप लोगों को। अब आप ये जान लीजिए कि कितने फंडामेंटल राइट्स है हमारे पास। और कमेंट पूरा पढ़ नहीं पाया। कितने फंडामेंटल राइट्स हमारे पास? 5, 6, 3 हो गए। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अब 3 बचे, रिलीजन, माइनॉरिटी और रेमेडी। ठीक है, क्लियर? अब फटाफट आते हैं रिलीजन। देखिए, आर्टिकल 25, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस। पहले तो यही खत्म कर लीजिए, पहला तो बस यही हो गया खत्म, एक पार्ट। ठीक है, बस ये तो सबके पास होना ही चाहिए। वॉट दे बिलीव, दे शुड हैव अ फ्रीडम, ठीक है, टू डिसाइड वॉट शुड दे बिलीव, इन वॉट थिंग दे शुड बिलीव। ठीक है, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस तो है ही, और इसमें कोई पंगा हो ही नहीं सकता। कभी पंगा हो जाता है आगे, प्रोफेशन, प्रैक्टिस और प्रोपोगेशन। प्रोफेशन और प्रैक्टिस में भी कोई पंगा नहीं होता है, यहां पंगा हो जाता है प्रोपोगेशन पे। ठीक है, आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स का कोई आइडिया है? अगर नहीं है तो वो भी एक बार आप जनरलाइज रूप में उसको समझिएगा। कॉम्पोजिशन क्या था असेंबली का, कब कब बैठक हुई, क्या क्या डिस्कशन हुए। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने अभी वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया है, तो किसी ने प्रोसीडिंग्स देखी है? देखी? तो प्रोसीडिंग्स देखोगे तो सिर दर्द हो जाएगा। इतने अमेंडमेंट्स मूव किए लोगों ने कि धनखड़ जी जो है चेयरमैन सर, वो बार बार पूछते हैं इस अमेंडमेंट को मूव करना है आपको, वो कहते हैं यस सर, and now he'll put that to voting. People में से आई, people में से नो। और इतने मूव किए कि मुझे याद पड़ता है 11 बजे से लेके 1:30 बजे तक तो मैं ही देखता रहा कब वोटिंग होगी, और 2:30 बजे जाके वोटिंग हुई है। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी बाबा साहब, देखिए, अच्छा मुझे आप ये बताइए, इंडिपेंडेंट ओपिनियन आप लोगों के लेता हूं, ये तो आपको नॉर्मल नेट पे मिल जाएगा, डालिए, आप तो वैसे ही एआई है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स डालिए, पूरा आपको मिलेगा पीडीएफ, इतना लंबा चौड़ा। ठीक है, ये मुझे बताइए, जैसे फॉर एग्जांपल ये बोला जाता है कि ड्राफ्टिंग कमिटी थी जिनके चेयरमैन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे, उनको एक तरीके से मेजर श्रेय दिया जाता है संविधान का। तो आपको क्या लगता है कि संविधान को मेजरली असेंबली ने बनाया कि ड्राफ्टिंग कमिटी ने बनाया? रखिए अपने विचार रखिए। पॉलिटिकल गिमिक है वो चीजें, बताइए। उम्मीदवार ने बोला ड्राफ्टिंग कमेटी। जयश्री आप क्या बोलेंगे? पंकज आप क्या बोलेंगे? ड्राफ्टिंग कमेटी। असेंबली बोलेंगे, जयश्री ने बोला। रोशनी जी आप क्या बोलेंगी? असेंबली, ठीक। और जिज्ञासा जी? क्या लगता है आपको?
सबके कंट्रीब्यूशन तो रहे हैं, पर क्या मेजरली वो असेंबली, ठीक है। मिनवा ने क्या लिख दिया, ड्राफ्टिंग कमिटी इज कॉल्ड ड्राफ्टिंग कमिटी फॉर अ रीजन। ठीक है, जस्ट अ मिनट। आई थिंक असेंबली। अच्छा, असेंबली। ठीक है, ओनली 1% बी एन राव। ये AIG तो सब सर्च कर लेते हैं ग्रुप से जाके, ठीक है। मेजरली ड्राफ्टिंग कमिटी, निशांत जी का कहना है। देखिए मैं आपको बताऊं, पहले मेरा सेट ऑफ बिलीफ ये था, क्योंकि हमेशा से वो बाबा साहब और ड्राफ्टिंग कमेटी को ही श्रेय दिया गया, तो जब मैंने पढ़ा असेंबली का, मैंने कहा कि असेंबली ने डिसाइड किया। जब मैंने पढ़ा असेंबली में इतने लोग थे, तो पूरी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ड्राफ्टिंग असेंबली थोड़ी बनाया। लेकिन जब आप उसको और आगे जाके पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पूरा ड्राफ्टिंग कमेटी ने ही बनाया, ठीक है। उसके बाद असेंबली ने उसमें अमेंडमेंट्स मूव किए हैं, तो कुछ एक्सेप्ट हुए हैं, कुछ एक्सेप्ट नहीं हुए हैं, कुछ चर्चाएं हुई हैं। तो ड्राफ्ट जो बनाया है संविधान का, पूरा असेंबली ने बनाया है। और जो वेंकटेश जी ने कहा ओनली 1% बी एन राव, ऐसा नहीं है, पूरी ड्राफ्टिंग कमेटी थी। लेकिन ये शब्द जो बोल रहे हैं वेंकटेश जी, ये बाबा साहब ने बोले थे। The person who should be given credit for drafting this is not me but B.N. Rao. Sir B.N. Rao, क्योंकि B.N. Rao was, वो बहुत आगे जाके मुझे लगता है वो एम्बेसडर भी रहे कहीं, और मुझे लगता है और उनकी पोस्टिंग बाहर भी बहुत हुई B.N. Rao की। अब B.N. Rao के बारे में पढ़िएगा आप लोग, ठीक है। लेकिन वो बाबा साहब का भी बड़प्पन था कि वो B.N. Rao को श्रेय देते हैं, B.N. Rao इनको श्रेय देते हैं, लेकिन असल में वो ड्राफ्टिंग कमेटी ने ही बनाया। और इसमें जी, तो उस पे जो है ये भी जब चर्चा होती है तो पहले ही असेंबली ऐसे समझ लीजिए आप, असेंबली में तो बहुत लोग हैं, 299, सब बनाने बैठ गए तो खिचड़ी बन गई। तो जैसे आज की लोकसभा, पूरी लोकसभा क्या सरकार चलाती है? नहीं, प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स सरकार बनाते हैं और चलाते हैं। ऐसे ही एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई कि आप करेंगे ये काम, और इस पे हम अपनी राय देंगे, हम एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, इस पे अपनी राय देंगे। मेजरली ड्राफ्टिंग कमेटी ने ही बना, मेजरली क्या, सब ड्राफ्टिंग कमेटी ने ही बनाया, उसमें अमेंडमेंट मूव किए। अब जब ये बन के आया था ना, तो अब जब असेंबली में जब डिबेट्स पढ़ेंगे तो थोड़ा वेरी करेगा उसमें। आर्टिकल मुझे याद पड़ता है जब 19 की चर्चा होगी तो एक्चुअल में वो आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम की चर्चा नहीं होगी, वो आर्टिकल 25 की चर्चा होगी, क्योंकि बाद में नंबर ऊपर नीचे हुए हैं आर्टिकल्स के, तो उसको आप क्रॉस चेक करिएगा। और फिर जब रिलीजन पे चर्चा हुई तो बहुत ही मजेदार चर्चा हुई। जस्टिस रंगनाथ मिश्रा का नाम किसने सुना है? लीगल फैटर्निटी वालों ने सुना होगा, लीगल फैटर्निटी वालों ने सुना होगा, चैट बॉक्स पे आ जाएगा यस, ठीक है, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं जस्टिस रंगनाथ मिश्रा। इनके एक भाई थे जस्टिस, सॉरी, श्री लोकनाथ मिश्रा, रंगनाथ मिश्रा के भाई। अच्छा, ये कनेक्टिंग पॉइंट मिल गया। ये रंगनाथ मिश्रा के अंकल ऑफ CJI दीपक मिश्रा। देखो AI इज वेरी फास्ट। दीपक मिश्रा थे जस्टिस अभी चंद्रचूड़ जी से पहले, तो उड़ीसा से थे वो, ठीक है। और उन्हीं के अब दीपक मिश्रा लोकनाथ जी के बेटे हैं कि कोई और भाई भी हैं, वो मुझे आई डोंट रिमेंबर, बट दीपक मिश्रा इज फ्रॉम द सेम फैमिली जिसे जस्टिस रंगनाथ मिश्रा थे। और उनके जो बड़े भाई थे लोकनाथ मिश्रा, उन्होंने जो स्पीच दी है राइट टू रिलीजन पे, वो सुनने वाली है। उसको अगर आपने पढ़ लिया तो आप हिल जाओगे, ठीक है ना। जैसे स्वामी जी ने शिकागो में जाके बोला था ना, उन्होंने असेंबली में जाके बोली कोई बात, और एक दो लोगों ने और बोली
एच.वी. कामत थे, हरि विष्णु कामत फ्रॉम साउथ, उन्होंने भी ऐसी बातें बोली। उन्होंने ये बात बोली कि ये जो प्रोपोगेशन का आपने जो क्लॉज रखा है, दिस आइडिया ऑफ प्रोपोगेशन of religion is nothing but a tool to nothing but a tool to finish the majority in long run. उन्होंने बोला फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस समझ में आता है, लेकिन ये प्रोपोगेशन वाला विचार कब से आ गया? क्योंकि आवर्स इज नॉट एन नेचर, हमारे सनातन कल्चर का ये नेचर नहीं रहा है कि वो प्रोपोगेट करे कि हमारा धर्म एक्सेप्ट कर लो, हमारा धर्म एक्सेप्ट कर लो। हम तो वो मानते, मतलब जहां भी कोई रास्ता है, सॉरी जहां भी कोई मत है वहां रास्ता है, ये बात बोली गई। ठीक है, आप लोग उसको समझ जाइए। जतो मत ततो पथ, राइट सुमिता, दिस इज राइट। बंगाली वाले पॉजिटिव हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा नेचर है, ये बात बोली गई, तो राइट टू प्रोपोगेशन क्यों दे दिया? और ये बात उस वक्त भी आई थी कि अब्राहमिक रिलीजन्स का जो नेचर है वो प्रोपोगेट करते हैं बिकॉज देयर इंटरेस्ट इज टू हैव द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन देयर थिंग। इस पे अटल बिहारी वाजपेयी की एक कविता है कि मैंने कब चाहा कुछ ऐसे करके कि करूं जग को गुलाम, मैंने तो चाहा हमेशा करूं अपने मन को गुलाम। तो ये जो कल्चर है इज सेंट्रिक ऑन दिस बॉडी कि इसको ठीक करो। अब कोई क्या मानता है क्या ना माने, वो उससे क्या मतलब हमें, इससे जरूर मतलब है कि वो कहता है कि तुम भी ये मानो तो हमें उसको पीटना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस पे बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ है राइट टू रिलीजन पे, इसको आप लोग को पढ़ना चाहिए। इसलिए भी पढ़ना चाहिए कि कभी इंटरव्यू में पूछ लिया आपसे असेंबली में क्या हुआ था, तो आप लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी तभी साउंड करोगे जब आपको ये सब चीजें पता हो कि क्या डिस्कशन हुआ, क्यों ऐसा हुआ। इसलिए हमेशा उस पर भी चर्चा हुई है ना, लैंग्वेजेस पे, वो भी आप लोग को कहीं ना कहीं पढ़नी चाहिए। दिस इज व्हाट विच मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, ठीक है ना। सब चीजों का आइडिया हो, पढ़ लेते हैं आगे क्या बात होती है, लेकिन इंडियन प्रोपोगेशन को रखा गया, ठीक है। पर मैं बता रहा हूं कहीं ना कहीं इस पर विरोध आए थे। देखा जाए तो प्रोपोगेशन को रॉन्ग सेंस में भी ले सकते हैं और अच्छे सेंस में भी ले सकते हैं। आपके रिलीजन में अच्छी बातें हैं, रिलीजन का मतलब भी समझ लीजिएगा आप लोग, कभी पढ़िएगा, रिलीजन इज जस्ट अ पाथ ऑफ वर्शिप। इसको हिंदी में पंथ बोला गया है, पंथ कम्स फ्रॉम पथ, ठीक है। रिलीजन इज नॉट धर्म, और रिलीजन पॉलिटिकल नहीं रहा हमेशा से। रिलीजन शब्द कम्स फ्रॉम रियलाइजेशन, और जब रियलाइजेशन मतलब हमने जाना, वी रियलाइज्ड, और इन द एंड वो रियलाइजेशन का बहुत रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ। रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ के लिए बनाया गया रिलीजन। रिलीजन बाद में रिलीजियस होने की जगह पॉलिटिकल हो गया, ठीक है। सो राइट नाउ रिलीजन इज ट्राइंग इट्स बेस्ट दैट यू शुड नॉट रियलाइज हु यू आर, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ये तो हो गई आपकी सोशियोलॉजी की और फिलोसफी की क्लासेस। आगे चलते हैं पॉलिटी की क्लासेस में। 25(1) सब्जेक्ट टू द पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, पहले लगा दिया रिस्ट्रिक्शन। एंड टू द अदर प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट, ऑल पर्सन्स आर एंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड द राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट द रिलीजन, ठीक है। PPP 25(2) पढ़ लीजिए अब। Nothing in this article shall affect the operation of any existing law or prevent the state from making any। अब भाई इसमें एग्जाम्पल भी जाके लोग देवदासी का देते हैं। अब देवदासी एक कुप्रथा है, अब वो रिलीजन से रिलेटेड थोड़ी है। ये आप केस लॉ में जाके पढ़ेंगे, देवदासी आता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल 25(2) में बोला गया है कि संसद कोई भी कानून बनाती है, अगर स्टेट कोई भी कानून बनाता है
तो आपका ये राइट टू रिलीजन वाला जो है थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है ना। तो ऊपर नीचे करना ये है क्या, जैसे कि किसी का रिलीजन कहता है कि वुमेन को तो घर से निकलने का अधिकार ही नहीं है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो इसीलिए नथिंग इन दिस आर्टिकल शेल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ और प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ, गॉट इट राइट। वेंकटेश जी ने भी कहा फोर्सफुल प्रोपगेशन एंड कन्वर्जन इज आल्सो वाइड ऑफ एन इश्यू। अगला, regulating or restricting any economic, financial, political or other secular activity which may be associated with religious practice, जैसे वक्फ है, ठीक है ना, associated with religious practice है और कहीं ना कहीं इकोनॉमिक और फाइनेंशियल पॉलिटिकल एक्टिविटी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं और रेगुलेट कर सकते हैं। तीसरा, प्रोवाइडिंग फॉर सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म और throwing open of Hindu religious institution of public character to all classes and sections of Hindus। लेकिन उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक्चुअल में बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, ठीक है ना। इसके लिए एक बार आप लोग कभी इस चीज को जरूर जाके पढ़िएगा दैट हु इज अ हिंदू। तो सारी प्रॉब्लम आपको समझ में आ जाएगी। इन शॉर्ट मैं आपको बोलूं, दो चार सॉर्ट ऑफ कम्युनिटीज अगर क्लेम करती हैं वो हिंदू है, उनके पास झंडा है बताने का कि क्या हिंदुइज्म है, तो तिलक लगा लेते हैं या अदरवाइज, तो वो हिंदू नहीं है। हिंदू बहुत ब्रॉड है, सारे सेक्ट उसमें आ जाते हैं, सिर्फ एक एसेंशियल है, वही है जतो मत ततो पत वाला, ठीक है। दैट मीन्स जो बोलते हैं ऋग्वेदिक, वो एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, ठीक है ना। ट्रुथ इज वन बट वाइज से दैट विद डिफरेंट डिफरेंट नेम्स, जैसे बार बार बोला गया क्या, ईश्वर एक ही है, नाम आप विभिन्न विभिन्न उसके रख देते हैं। इसलिए हिंदू को डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि ये जो प्रॉब्लम यहाँ पे दे रखी है ना कि हिंदूज की जो इंस्टीट्यूशन है उनको ऑल क्लासेस एंड सेक्शन ऑफ हिंदूज के लिए खोला जाए, ऐसा नहीं कि संविधान में जबरदस्ती डाल दिया गया है, ये प्रॉब्लम है विद इन हिंदू फोल्ड, ठीक है। एंड दिस नीड्स टू बी सॉल्व, और ये तभी सॉल्व होगी जब इंसान ये जानने की कोशिश करेगा कि हिंदुइज्म है क्या, ठीक है। बाकी तो किसी ने कब्जा कर लिया है आपके घर पे, फॉर एग्जाम्पल आपका घर है, बंगला है बहुत बड़ा हिंदुइज्म, ठीक, और कुछ लोगों ने उस पे, आपका सबका है कम्युनिटी का, कुछ लोगों ने आके उस पे कब्जा कर लिया और आपको 1-1.5 कमरे दे दिए छोटे से, अब वहां रहो। तो कल को आप ये नहीं कहो कि मैं बंगला छोड़ रहा हूं, उस बंगले में वापस हिस्सा अपना मांगोगे, वी आर इक्वल, ठीक है ना। इसलिए जब बात आती है ना दैट वी आर, और इसीलिए बाबा साहब ने क्या बोला था, मैं धर्म नहीं बदल रहा हूं, कमरा बदल रहा हूं, ठीक है। ये सेम फैमिली है, और इसीलिए ताकि कुछ लोग होश में आ जाएं, ठीक है। तो हिंदू सनातन ये सेम ही चीज है, सेम ही है। नेचर एक बार आप लोग पढ़िएगा, इसके लिए आपको लोकनाथ मिश्रा वाली स्पीच पढ़नी चाहिए, वो पढ़िएगा। एच.सी. कामत की स्पीच पढ़नी चाहिए टूरिज्म में, वो पढ़िएगा। और स्वामी जी पढ़ लिया तो एच.सी. कामत और लोकनाथ मिश्रा उन्हीं को बेस बना के बोल, ठीक है ना। अब स्वामी जी पढ़ेंगे तो आपको टाइम ज्यादा लग जाएगा, और इसलिए ये दो नाम ले रहा हूं क्योंकि फिर आप कहोगे कि सर ने तो यूपीएससी छुड़वा दिया हमारा। आगे चलते हैं। प्रोवाइडिंग वाटर, हाँ दोनों बातें मैंने एक्सप्लेनेशन ले लीजिए। द वियरिंग एंड कैरिंग ऑफ कृपांस शैल बी डीम्ड टू बी इंक्लूडेड इन द प्रोफेशन ऑफ सिख रिलीजन। काहे को भैया सब पंथों को रिलीजन बोल देते हैं लोग, समझ गया मैं क्या बोला। ये विद इन सनातन फोल्ड सारे पंथ हैं, वे ऑफ वर्शिप। अब कोई संत कबीर को मानता है तो अब क्या रिलीजन कबीर मान दो उसे, उनको गुरु मानता है, उनकी जो पूजा पद्धति है उसको फॉलो करता है। कोई रविदास जी को मानता है तो उनको फॉलो करता है, कोई गुरु गोविंद सिंह जी और उन 10 गुरुओं की पद्धति फॉलो करता है तो वो हो गए, ठीक है।
यही चल रहा है। आप लोग असम में हैं जितने भी लोग, तो व्हाट आई रिमेम्बर, मैं स्लिप कर रहा हूं, विष्णुदास जी या कुछ ऐसा कुछ था, इफ आई रिमेम्बर, जिन्होंने वहां पे असम में प्रोपोगेशन किया। तो एक मेजर वहां के गुरु माने जाते हैं, ब्रह्मोय हो तो बताएंगे, ठीक है। तो जो जो करता है वो पंथ होते गए। चलिए, अदरवाइज एक्सप्लेनेशन दो दे रखे हैं। वियरिंग एंड कैरिंग ऑफ कृपान शैल बी डीम्ड टू बी इंक्लूडेड इन द प्रोफेशन ऑफ सिख रिलीजन। देखिए, पंच ककार जो बोले गए रिलीजन में, सर जैन धर्म को सलेखना करने अधिकार है। व्हाट इज सलेखना? फास्ट फास्ट टू डेथ। लेखन, हाँ। अच्छा, सब्जेक्टिव है, आई डोंट नो। वैसे तो कहीं नहीं अधिकार आपको मिलता है। महापुरुष श्रीमंत शंकर देव, हाँ मैं गलत बोल गया था, शंकर देवावसाम, महापुरुष श्रीमंत शंकर देवावसाम, चैंपियन ऑफ भक्ति मूवमेंट इन आसाम। ठीक है, मैं It is now बता रहा था the diversity of 6:15 p.m. and the wide ambit and scope of this culture। ठीक, अगला, हाँ, तो पंच ककार जो है सिख रिलीजन में, पढ़ लीजिएगा, क्या? केश, कंघा, उसको नेक्स्ट कच्छा और कृपान। एक मैं सिर्फ कर रहा हूं, कड़ा, ठीक है ना। तो ये एसेंशियल माने गए हैं। सीधे वो कड़ा भी पहनते हैं, कृपान भी रखते हैं, केश भी है, ठीक है, तो उनको एसेंशियल माना गया। और वो अभी भी आप देख सकते हैं कि वो कृपान पहन के ही घूमते हैं। भाई सब्जेक्टिव चीजें हैं, अब कोई पूछ सकता है इतनी सीधी बात आपसे इंटरव्यू में नहीं पूछेंगे, बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, लेकिन ये आप इट्स अबाउट योर जजमेंट। क्या ये एसेंशियल है? ये सब्जेक्टिव है, और ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूं, ये विद इन सिख फोल्ड भी लोग बोलते हैं कि पंच ककार भी लेटर इंट्रोड्यूस किए गए हैं। एसेंशियल तो एक ही चीज थी, उसी को रखना था। आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, बस, ठीक है। अगला आर्टिकल एक्सप्लेनेशन 2, इन सब क्लॉज बी of clause 2, the differences to Hindus shall be constructed as including a preference to a person professing Sikh, Jain, Buddhist, and difference to Hindu religious institution shall be constructed। वही जो बात मैंने आपको बोली थी, जो बाबा साहब ने भी बोली थी, जो अदरवाइज मैं आपको बता रहा हूं कि वो सब सेम फोल्ड के हैं, जबरदस्ती कभी कभी नाम दे देते हैं। डन, क्लियर? फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस प्लस फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन, ये आर्टिकल 25 आपको देता है। रिस्ट्रिक्शन लगा देता है उसका क्लॉज 2, इस बात पे कहता है कि भैया लॉ अगर पहले से है या आगे स्टेट है वो बना सकती है, इस आधार पे इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल एंड सेकुलर एक्टिविटीज से रिलेटेड जो है, और दूसरा ये जो हिंदूज में डिस्क्रिमिनेशन है उनके रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को सबके लिए खोलने, ठीक है। वीर सावरकर, गांधी जी, बाबा साहब इसीलिए समाज से लड़ते रहे कि भैया कब अपनी एक्सक्लूसिविटी खत्म करोगे और इंक्लूसिविटी लाओगे। समझते दोनों का मतलब, एक्सक्लूसिविटी एंड इंक्लूसिविटी। चलिए, अगला है राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। अब 27, 26, 27, 28 बहुत मेजर नहीं है, लेकिन याद तो होनी चाहिए। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, यस सुमिता जी बताइए। भैया ये तो विद इन रिलीजन था जो अभी हमने देखा 25 में, कि आप इंस्टीट्यूशंस को अलाउ करो, लेकिन अगर इंटर रिलीजन देखे तो, कि अगर मैं किसी मुस्लिम नहीं, वो उनके रूल्स के अकॉर्डिंग है। तो वो नहीं, मतलब आप ये नहीं कर सकते कि आपको
हिंदूज को मुस्लिम सोचो मदरसे में अलाउड होना चाहिए जाना, नहीं होता। वो उस कम्युनिटी कस्टमरी रूल्स के अकॉर्डिंग होगा। या मॉस्क में भी, नहीं, तो अगर हिंदू कोई टेम्पल लगाता है ऐसा कि हम मुस्लिम्स को नहीं जाने देंगे, जैसे जगन्नाथ में कि हम नहीं जाने देंगे, तो वो अलाउड है ना फिर? अब बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है आपका। देखिए, इधर कस्टमरी लॉस इसको डील करते हैं एक प्रैक्टिस ऑफ टेम्पल की, ठीक है ना। जैसे लॉर्ड अयप्पा वाला जो केस था वो कस्टमरी लॉ पे था, ये हम अलाउ ही नहीं करते वुमेन को, ठीक है ना। लेकिन उसको जाके स्ट्रक डाउन कर दिया गया आर्टिकल का वायलेशन। वो तो वुमेन वाली चीज हो गई। हाँ, लेकिन रिलीजन की बात हो रही है। इंटेलिजेंट भी कस्टमरी है कि नॉन बिलीवर्स को हम नहीं लेना चाहेंगे, मुझे लगता है कस्टमरी पे ही आएगा। और अगर स्पेसिफिक स्टेट ने कोई लॉ बना रखा है तो बात दूसरी, बहुत स्पेसिफिक है, इस पे आपको सर्च करना पड़ेगा स्पेसिफिक। अगला, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। Every religious domination or any other section thereof shall have the right, क्या, to establish and maintain institution for religious and charitable purposes। पहला तो ये सब, आप भाई कॉन्शियंस का तो अधिकार दे दिया और प्रोफेस प्रोपोगेट और उसका भी कर दिया, अब मैनेज कैसे कर रिलीजियस अफेयर? उसमें क्या आया? टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन, ठीक है, पहला ये आ गया, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस, ये अधिकार है। टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन रिलीजियस मैटर, इन द मैटर ऑफ रिलीजन, टू एक्वायर मूवेबल एंड मूवेबल प्रॉपर्टी एंड टू एडमिनिस्ट्रेट सच प्रॉपर्टी विद लॉ। मठ है, ठीक है, मंदिर है, ठीक है, ये हो गए, धर्मशाला है, और इस्लाम में जैसे मस्जिद है, कब्रिस्तान है, ठीक है। तो हो गया एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस, ये हो गया। मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन द मैटर ऑफ रिलीजन, ठीक है। टू एक्वायर एंड ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड प्रॉपर्टी एंड टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी, ये आर्टिकल 26 आपको 4-5 राइट्स दे रहा है। अगला चलिए, सत्ताईस, या सुमिता जी कोई इंट्रिकेसी निकाली आपने? हाँ, कब्रिस्तान के लिए लैंड आ कहां से रहा है? मतलब खरीद भी सकते हैं, वक्त भी करा सकते हैं। बट लोग तो मरते जा रहे हैं ना, तो वो कब्रिस्तान वाला लैंड वो बढ़ते जा रहा है कि वो रीयूज कर रहे हैं? आप तो बड़ी एंटी सेकुलर है, ये अगर वीडियो वायरल कर दो लोग बोलेंगे ये सच्चाई है भाई। बट अगर स्टेट को एक स्टेप तो लेना चाहिए ना कि करते हैं, उस पार्किंग में भी 2 लेवल पार्किंग आ गई है, मल्टी लेवल पार्किंग आ गई है, कब्रिस्तान में भी कुछ कर देना चाहिए। बट जेन्युइनली लैंड इतना बड़ा रिसोर्स है और फिर हम उसे इस चीज के लिए लगा रहे हैं, और वो भी अरे मैं आइडिया दे रहा हूँ उस कम्युनिटी को, मैं भी आइडिया ही दे रही हूँ। आपने तो प्रॉब्लम बताई है, मैंने आइडिया दिया है कि मल्टी लेवल पार्किंग कर दो। मैंने तो वो पूरे सिस्टम ही अबॉलिश करने की बात हाँ, करी है। आपने बताया। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, इसीलिए हमारा ज्यादा बेहतर था कि पंच तत्व में विलीन कर दिया। अब ये तो उसकी मजाक बना के अगरबत्ती लगवाते हैं, फिर कहते हैं बुत पूजा मत करो, ठीक है, और उसके बाद बोल देंगे ये तो मैटर ऑफ एसेंशियल रिलीजन हो गया है। अरे कोई मर गया तो वो रिलीजन से रिलेटेड कहां है? तो मर गया तो उसका कुछ ना कुछ क्रियाक्रम करेंगे, ठीक है ना। ये तो बहुत बड़ा इशू है। यू आर राइट। एक परिवार में जब एक जनरेशन के बाद 15-20 लोग मर जाते हैं, और या कंपैरेटिवली यहाँ 3-4 लोग मरते हैं, तो वहां तो घुमाफिया हो गए लोग, ठीक है। इसीलिए वक्फ का बहुत बड़ा बिजनेस है, और इसीलिए वक्फ वो एक्वायर करता रहता है, और इटर्नल है, जब तक रहेंगे सब वो इटर्नल रहेगा वक्फ प्रॉपर्टी जो हो गई। और मजेदार बात क्या है कि मरने से पहले भी, मतलब इंसान मरने जा रहा है, उसको जबरदस्ती कन्वर्ट दिखा दिया,
और वो प्रॉपर्टी इन दी एंड ले ली। अब इन्होंने नए अमेंडमेंट में रूल लगा दिया है कि भैया पिछले 5 साल से वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए। क्या हो जाए सुनिए। ऐसे नहीं कुछ भी वक्त बना दोगे। और पहले तो बहुत ही जोरदार था इनका लॉ 2013 वाला, जिसको खत्म कर दिया है। जहां क्लेम कर दिया वो पहला राइट इनका हो गया। अब बोर्ड डिसाइड करेगा। बोर्ड में कौन बैठेगा? ये इनके पर्सनल लॉ वाले बोर्ड में बैठेंगे, ये वक्फ वाली बोर्ड में डिसाइड करेंगे। बोर्ड डिसाइड कर लेगा तो फिर ट्रिब्यूनल में जाएगा। ट्रिब्यूनल में कौन बैठेगा? उसी धर्म का व्यक्ति बैठ के ट्रिब्यूनल में डिसाइड करेगा। सब जगह जब इधर हार जाओगे फिर हाईकोर्ट जाने का मौका मिलेगा। हाईकोर्ट जाने का मौका क्यों नहीं मिलता था? क्योंकि ट्रिब्यूनल जो है वो डिसाइड ही नहीं करता था और कोई लिमिटेशन लगाई नहीं रखी थी कि कब तक पेंडिंग रहे। बोर्ड का डिसीजन चलता रहेगा। समझ गए? तो आपने बहुत खाली मतलब मुस्लिम्स को वो करके नहीं बोल रहे ना, तो क्रिश्चियंस में भी वो चीज है। तो और इतने सारे नेशंस है जो क्रिश्चियन नेशंस है, तो इतना सारा जो लैंड है हमारे यहाँ, सही है ना, वो एक ऐसी चीज में जा रहा है और वो भी कंटिन्यूअसली, खाया कलिए होने नहीं जिसका कोई एंड फिर कोई रिजल्ट नहीं है ना। और इतना जब रिसोर्स डिप्लीशन हो ही चुका है ऑलरेडी। सही बात है। सर मेरा भी सेम क्वेश्चन है। लाइक वो वर्क बोर्ड मतलब प्रॉपर्टीज को ऑक्युपाई कर रहा है, तो वो कर क्या रहा है? मतलब खुद तो मजे नहीं कर रहा है ना, कुछ तो कर रहा है प्रॉपर्टी के साथ साथ। एक्चुअली में कम्युनिटी खेल नहीं करती है, खेल करती है एक क्लोज कन्फाइंड ग्रुप ऑफ पीपल जो लीडिंग पोजीशन में आ गया। अब वक्फ से कम्युनिटी भी, मुसलमान कम्युनिटी भी त्रस्त है। जो वक्फ के बोर्ड के मेंबर हैं वो कॉलेजियम के जैसे हो गए, बिल्कुल अपने लोग अपॉइंट करेंगे, उस प्रॉपर्टी को अपने अनुसार एडमिनिस्टर करेंगे। 100 एकड़ जमीन है वक्फ की, दे रखी है 10,000 रुपए महीना पे। अरे इंटरनल करप्शन है। तो वक्फ इज मोर लाइक, उस पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं लग रहा था ना, अब लग जाएगा चेक एंड बैलेंस, ठीक है ना। तो कम्युनिटी के नाम पर पगला बना रहे हैं सबको, और गरीब मुसलमान को बताइए नहीं कुछ। अब इन्होंने क्या बोला कि वो वक्फ से जो पैसा आ रहा है वो मुसलमान महिलाओं के एजुकेशन में खर्च करो। ये अब जाके प्रावधान बनाया है, वरना वो मुल्ला जी जो है हज करने में खर्च करते थे, ठीक है। तो ये एक्चुअल में आप सही एडमिनिस्ट्रेशन होगा। जो चेक लग गया ना, उसके ट्रिब्यूनल में नॉन मुस्लिम बैठा दिए उन्होंने कहा नॉन मुस्लिम क्यों बैठा दिए? हाँ जी मनन जी। ये जो वक्फ बोर्ड है ये गवर्नमेंट बॉडी है क्या? नहीं गवर्नमेंट बॉडी नहीं होगी वक्फ बोर्ड। नहीं, हमारे स्टेट में गवर्नमेंट अपॉइंट करती है उसका चेयरमैन। उसके वेबसाइट क्या है .jk.gov लगता है। अच्छा, तो वक्फ गवर्नमेंट बॉडी तो मैं क्रॉस चेक कर लेता हूं एक बार। हाँ, वक्फ एक्ट से आई तो वक्फ बोर्ड गवर्नमेंट बॉडी होगी यार, राइट। वक्फ बोर्ड तो गवर्नमेंट एक्ट से स्टैट्यूटरी बॉडी होगी यार, राइट। जस्ट अ मिनट में चेक कर लेता हूं। जस्ट वक्फ एक्ट 1995 से, मैं सेंट्रल देख रहा हूं वैसे, स्टेट नहीं है, और स्टेट भी इसी से है, राइट। एस्टैब्लिश बाय गवर्नमेंट्स, ठीक है। तो सर जैसे मनन जी ने बोला कि मतलब वो सेंट्रल बॉडी है, तो जैसे पैसा आ रहा है तो पैसा कहाँ जा रहा है? मतलब सेंट्रल इन्हीं के काम में खर्च था, वो चेंज कर दिया है। अब वो चेंज कर दिया है, वो इन्हीं के काम में ही खर्च होता था, उसी कम्युनिटी के वेलफेयर में, और उसमें भी वो बहुत डिफाइंड नहीं था, तो कहीं खर्चा ही करप्शन ज्यादा होता था, ठीक है ना। अब जैसे नया तो व्हाट आई रिमेम्बर सर, मतलब अंत में आवाज कट गया आपका, खर्चा होता था और आ रहा है विशाल जी, आवाज आपका कटा है। जो पैसा होता था वो क्या मतलब जो अमीर आदमी है उन लोग के बीच में ही वक्फ बोर्ड मेंबर्स में ही विद इन करप्शन था। ये बहुत हाईलाइटेड मैटर है। जैसे हजारों एकड़ जमीन है आपका और आप उसको किराए पे दे रहे हो 10,000 रुपए महीने, 15,000 रुपए महीने। इसका मतलब वो समझ गए कि उसकी सही वैल्यू तो निकल ही नहीं रही। रजिस्टर में वो अकाउंट्स में वो आ रहा है कि 10,000 रुपए हमने रियलाइज किए, होने चाहिए थे 10 लाख रुपए उस प्रॉपर्टी से। इसका मतलब ये है कि उन्होंने आउटर सेटलमेंट कर लिया कहीं पे, समझ गए।
मिसमैनेजमेंट बहुत था, अब क्रॉस चेक हो जाएगा। चलिए अब फटाफट 2 आर्टिकल और पढ़ लेते हैं। पहला है फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्स, द प्रोसीड्स ऑफ व्हिच आर स्पेसिफिकली अप्रोप्रिएटेड इन द पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस फॉर द प्रमोशन एंड द मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन डिनोमिनेशन। टैक्स नहीं देना पड़ेगा भैया आपको जब आपको अपने रिलीजन या रिलीजियस डिनोमिनेशन को प्रमोट करना है। और आर्टिकल 28 फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट द रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। No religious instruction shall be provided in any educational institution wholly maintained out of state fund. अगर पूर्ण रूप से राज्य के धन से वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चल रहा है तो नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, ठीक है। अगला, nothing in this article, nothing in this clause 1 shall apply to any educational institution which It is is now administered by the state 6:30 p.m. has been established under an endowment or trust which requires that religious instruction shall be imparted in such institution. फिर से पढ़ता हूं, nothing in clause 1 shall apply to an educational institution which is administered by the state but has been established under the endowment or trust which requires that religious instruction to be imparted in such institution. अच्छा, कुछ अंतर समझ में आया दोनों में? पिन पॉइंटेड बोल सकते हैं क्या डिफरेंस है? एक वर्ड में बता सकते हैं? कॉन्वेंट स्कूल जो है ना इसका एग्जांपल, ठीक है। कॉन्वेंट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन कॉन्वेंट तो सोल हाँ सोली मेंटेन हो जाएगा, लेकिन उसमें कॉन्वेंट का देखना पड़ेगा। बट मैं श्योर नहीं हूँ कॉन्वेंट्स में स्टेट वो भी होता है, तो चेक करना पड़ेगा। इसका मुझे अब इन क्लॉज 1 और 2 में एक वन वर्ड से ही डिफरेंस आप क्रिएट कर लोगे। इसमें पहले में तो राज्यों को रोक दिया गया, दूसरे में राज्यों को अलाउ कर दिया गया, ठीक है। एक पिन पॉइंटेड वर्ड से आप पकड़ लोगे। अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होल्ली मेंटेन्ड बाय स्टेट है तो नहीं, एडमिनिस्ट्रेड बाय है तो करने दो, तो रिलीजियस फंक्शन उसको करने दो। एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रही है ना स्टेट किसी कारण से, ठीक है ना। 28 अभी बता ही रहा हूं निशान जी। नो रिलीजियस, देखिए 1 और 28 के 1 और 2 में क्या डिफरेंस है? तेजस्विनी जी ने बताया क्लॉज 2 अप्लाइज टू जामिया एएमयू। यस यू आर राइट, जामिया एएमयू स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, बट वो अपना इंस्ट्रक्शन इंपार्ट करना चाहते दे कैन डू इट। अरे मदरसा एक्ट एडमिनिस्टर स्टेट करता है, ठीक है ना। लेकिन अगर वो सब कुछ स्टेट ने ही बनाया होता, स्टेट के फंड से होता, तो किसी धर्म का प्रचार नहीं कर सकता, ठीक है। कभी कभार स्टेट टेक ओवर कर लेती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे डीएवी है, मान लीजिए डीएवी की फंक्शनिंग दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज वैदिक जो वो है, अगर उनकी फंक्शनिंग बहुत आगे डिस्प्यूटेड हो जाती है, करप्शन लड़ाइयां, तो स्टेट बाय लॉ उसको अपने अंडर ले लेगा और फिर एडमिनिस्टर करेगा, ठीक है, समझ गए। तीसरा, नो पर्सन अटेंडिंग एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ द स्टेट shall be required to take part in any religious instruction that may be imparted in such institution or to attend any religious worship that may be conducted in such institution। मेरी premise देखिए, फिर से बताएं मार्क करते हुए, no person attending any educational institution recognized by the state or receiving
recognized by the state or receiving aid out of the state shall be required to take part in any religious instruction. Compel नहीं कर सकते आप. That may be imparted in such institution or attend any religious worship that may be conducted in such institution in any premises attached thereto unless such person, if such person is minor, then guardian will give the consent. सीधी बात ये हुई कि कंपेल नहीं कर सकते आप. ठीक है, भले ही उस स्टेट को एड मिल रही है या रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन को एड, स्टेट से एड मिल रही है या उससे रिकॉग्नाइज्ड है, तो भी आप कंपेल नहीं कर सकते. डन. सर लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि आगे का पढ़ पीछे का मतलब. हाँ, और एक्चुअल में लैंग्वेज का ही है. आप धीमे धीमे आप लोग जब पढ़ेंगे ना कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप लोग की आदत में आ जाएगा. मैंने आपको बताया था एक बार जब हम लोग पढ़ रहे थे, जब आर्टिकल 12 पढ़ रहे थे, है ना, तो कहां कॉमा लगा के वो कितना डीप मीनिंग हो जाता है. जैसे 1 और 2 में क्या डिफरेंस पड़ जाएगा आपको फंडामेंटली. 1 में बात करता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्ड, मतलब सारा पैसा ही उस पर जा रहा है. अगले में क्या पड़ता है, एडमिनिस्टर्ड. ठीक है, लेकिन लीगल लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट होती है, लेकिन वो धीमे धीमे पढ़ते तो आदत पड़ जाती है. फिर इट इज नॉट डिफिकल्ट, वो आपकी राइटिंग में रिफ्लेक्ट करने लगेगा बाद में. नो पर्सन अटेंडिंग एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. फिर पढ़िए, कोई भी व्यक्ति जो किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि स्टेट से रिकॉग्नाइज है या उससे एड रिसीव कर रहा है, तो वो नो पर्सन शैल बी रिक्वायर्ड टू टेक एन पार्ट इन एनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन. ठीक है, तो कंपेल नहीं कर सकते. बट इन आसाम एंड यूपी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ओनली प्राइवेट एडेड मदरसा एज आर अलाउड. ओके, देखिए ऐसे अभी यूपी में सिलेबस को चेंज कर दिया है यूपी मदरसा एक्ट से, तो वो एडमिनिस्टर कर रहे हैं. इन लॉ ऑफ कॉमा एंड फुल स्टॉप कैन मेक अ मैन अ वुमेन एंड अ वुमेन अ मैन. बहुत बढ़िया, इसी बात का अटेंडेंस भर दीजिए. ठीक है, और फिर से याद रखिएगा, तेजस्वी जी का, तेजस्विनी जी का, तेजस्विनी वेंकटेश जी का क्या गॉस्पेल है. इन लॉ अ कॉमा एंड अ फुल स्टॉप कैन मेक अ मैन अ वुमेन अ वुमेन अ मैन. ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया. ये इसलिए बढ़िया क्योंकि विटीनेस प्लस क्रिएटिविटी भी है इसमें. क्या आगे बढ़े, 29 और 30 ना. हाँ, अटेंडेंस आ गई है, फटाफट आ रही है, फटाफट. ठीक, 29 और 30 भी पढ़ लेंगे, 32 भी पढ़ लेंगे, उस पर डिस्कस भी करेंगे क्योंकि कौन कौन सी कम्युनिटी रिलीजियस है कि नहीं है, सॉरी माइनॉरिटी है कि नहीं है. जैन कम्युनिटी को माइनॉरिटी बोला, बाल पाटिल केस आया. लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी और रिलीजियस माइनॉरिटी सबको उस पर पढ़ लेंगे. 2000 केस में है पीए इनामदार. ठीक है ना, और फिर आर्टिकल 32 आ गई. अटेंडेंस भर लीजिए. ठीक है, फिर मैं एक सवाल पूछता हूं और आज की क्लास उसमें खत्म करेंगे. इसका जवाब सब थोड़ा थोड़ा देंगे. सब लोग जवाब थोड़ा थोड़ा बोल के बताएंगे और वेंकटेश जी लिख के. चलिए बताइए, लोग अटेंडेंस भर देंगे. मैं मनन जी ऐसे ही पूछ रहा हूं आपसे क्योंकि ये आज हमने आर्टिकल 25 पढ़ा और मैंने आपको लोकनाथ मिश्रा जी का भी बताया क्या लोगों के मत थे प्रोपोगेशन को लेके. तो उस वक्त एक डिबेट इस बात पे भी हुई थी, अटेंडेंस लिंक ओपन नहीं हो रहा है. सबके साथ प्रॉब्लम है. मनन का तो हो गया ओपन. अब वेंकटेश जी ने चैट जीटीपी वगैरह खोल रखा होगा तो उसमें ठीक है, फिर ट्राई करिए, नहीं तो फिर भेजेंगे. ठीक, तो ये बात बार बार उठी और शॉर्ट में बताइएगा 2-4 लाइन में.
तो इसलिए बोला गया कि सेकुलर बोला गया बार बार, आर्ट्स इज अ सेकुलर स्टेट, आर्ट्स इज अ सेकुलर स्टेट। तो बहुत लोगों के मत आए इस पे, आपका क्या मत होता उस पॉइंट ऑफ टाइम पे 1949 में कि क्या आवर्स शुड बी अ सेकुलर स्टेट? ये बात उठी, उस पर क्या आप मत रख सकते हैं आप? इट इज ओके, इट शुड बी वेल डिफाइंड। चल रहा है, सबने डन कर दिया। हाँ आप बताइए। भैया उस टाइम जो सिनेरियो था, अगर सेकुलर स्टेट वाला कंसेप्ट नहीं आगे लेके जाते, ऑलरेडी इतनी डिवीजन हो रखी थी, तो फिर प्रोग्रेस कब करते? क्या करते? फिर प्रोग्रेस कब करता कंट्री? तो मतलब सेकुलर रखना चाहिए था। हाँ, उस टाइम बिल्कुल सही डिसीजन था रखने वाला। अच्छा ठीक है, मैं मेंशनिंग ऑफ वर्ड सेकुलर। आप बताइए पंकज जी। कोई और अपना ऑल्टरनेटिव व्यू पॉइंट रखे इस पे ऐसे ही, अदरवाइज आज टॉपिक ही राइट टू रिलीजन था, आज चर्चा कर लेते हैं। एकेडमिकली बात रखिएगा, पॉलिटिकली मत रखिएगा। पॉलिटिकल क्या करेंगे हम जान के? जो इस पार्टी सपोर्टर है वो कह देगा हाँ नहीं होना चाहिए था, जो पार्टी सपोर्टर वो कह देगा होना चाहिए था। एकेडमिकली मैं जानना चाह रहा हूं क्या बेटर रहता है। जैसे मैंने क्या कहना है कि प्रोग्रेस रोकता अगर हम उसको ना रख करते तो दैट्स गुड। वन मोर थिंग मनन, कि वो मेंशनिंग ऑफ दैट वर्ड सेकुलर और संविधान में सेकुलर शब्द डालना, या तो आप इटरनल प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं कि और स्वभाव में सेकुलरिज्म होना चाहिए? भैया वो वर्ड पर्टिकुलर डालने से उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग मिल गई ना। ठीक है, राइट। एनीबॉडी एल्स? नोबडी? वेंकटेश जी आप टाइप कर दीजिए और देखिए कोई है। मयूरी जी और सुमेधा जी, कोई व्यू पॉइंट रखेगा इस पे? विशाल जी शॉर्ट में लेकिन। कि बाकी रिलीजन्स को भी इंक्लूसिव दिखाना था, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में सेक्युलरिज्म को प्रमोट करने का यही बेटर ऑप्शन था कि इसको Okay, डाल दिया। अंशु जी आप बोल रहे हैं ना? जी सर। राइट। एंड एनीबॉडी एल्स? सर काइंडली एक बार क्वेश्चन बोल सकते हैं क्या? मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ आप लोग से, क्योंकि आज राइट टू रिलीजन की बात हुई, प्रोपोगेशन की बात हुई, जो आया लोकनाथ मिश्रा जी की बात हुई, क्या बात बोली, तो उस वक्त उस पर ये बात आई कि आपने संविधान में ये बार बार आप ये बोल रहे हैं कि आवर्स इज अ सेकुलर स्टेट, ऑल्दो उस वक्त मेंशन नहीं किया था सेकुलरिज्म, सेकुलर शब्द, लेकिन बात ये आ रही थी आवर्स इज अ सेकुलर स्टेट, आवर्स इज अ सेकुलर स्टेट। तो जब ये बात रखी गई तो आपका व्यू पॉइंट क्या होता उसमें? दो लोगों ने अपना व्यू पॉइंट दिया, व्यू पॉइंट देना ही बहुत जरूरी है। सर फर्स्टली मुझे लगता है कि प्रोटेक्शन माइनॉरिटीज के लिए जरूरी होता उस टाइम पे बहुत ज़्यादा। फिर एक्सट्रीमिज्म को प्रिवेंट करने के लिए कि जैसे जो भी हायर क्लास अपर क्लास मतलब जो क्लासेस डिवाइडेड थे उसे कम करने के लिए, सोशल हार्मनी को बढ़ावा देने के लिए वो चीजें बोलनी पड़ी। ठीक है, और जयश्री आप बोलेंगे? सर इसमें पहले तो मतलब रिलीजियंस को रिलीजियसली इंडिया इज सेक्युलर कंट्री, उस बारे में क्वेश्चन है ना सर? फिर से रिपीट करिए। इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, उस बारे में क्वेश्चन है ना? तो सर इंक्लूसिवनेस और रिलीजन इज अ प्राइवेट मैटर, उसके रिगार्डिंग ये भी बोला गया। और तो कोई नहीं मत रख रहा अपना? पक्का जी मत ही नहीं रख रहे आप, तो पद कैसे मिलेगा? न्यूट्रल। चलिए
किसी ने कुछ लिखा, और वेंकटेश जी आप भी कुछ लिख देते तो अच्छा था। अगर मैं संविधान बनाते समय होता तो मेरा मत होता कि भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाना चाहिए ताकि सभी धर्मों का समान अधिकार मिले, समाज में एकता बनी रहे और कोई भी नागरिक धर्म के आधार पर भेदभाव का शिकार ना हो। फ्रॉम निशांत जी। एडिंग सेकुलर even though was a political gimmick statement, but in long run it became a part of basic structure, and it became as tool for future governments. The current governments showcase soft power and commitment to UDHR guidelines, even though Baba Sahib Ambedkar said that we are implicitly secular. Making it explicitly doesn't make it a tiger with a full set teeth. Wow. चलिए सुमेधा जी आपका आखिरी मत लेते हैं इस पे, फिर बात मैं भी अपना ऑल्टरनेट व्यू पॉइंट दे दूंगा। हाँ मुझे पता नहीं, एक्चुअली मुझे 5 मिनट जाना पड़ा तो मुझे नहीं पता कि बात हो क्या रही है। बात ये हो रही थी कि उसी वक्त जब संविधान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट चल रही थी, तो जो प्रोपोगेशन पे बात हुई, रिलीजन पे बात हुई, तो सेक्युलर नेचर पे बात हुई कि आवर्स वाज इम्प्लिसिटली सेक्युलर नेचर, ये बोला गया और बार बार बात हो रही थी दैट वी आर सेक्युलर, वी आर सेक्युलर। तो हमने कोई टैग नहीं लगाया अपने ऊपर हिंदुइज्म का, सनातन का या किसी और धर्म का, तो टैग नहीं It is लगाया now और 6:45 समानता p.m. और ये सब करके बात करके हमने उसे छोड़ दिया, वी लेफ्ट इट। तो इस पे आपका व्यू पॉइंट ऐसे जानना चाह रहा हूँ, जैसे लोगों ने बोला कईयों ने कि सेक्युलरिज्म मेंशन करना वाज राइट, हार्मनी थी, डेवलपमेंट पे फोकस था, इन चीजों को लेकर। आप कह रहे हो जब प्रेम्बल में ऐड हुआ वो करना वाज नीडेड कि नॉट नीडेड? उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी ये बात आई गई थी, प्रेम्बल में तो बस शब्द ऐड हो गया, वो उससे पहले थे ही हम लोग, वो तो हमेशा से ही है। हमेशा से मतलब 50 से बताइए, किससे बताओ? 1950 से, 1950 से? हाँ उस पॉइंट ऑफ टाइम में जब संविधान में डाला गया, हाउ डू यू लुक एट इट? यही डालना था कि कुछ और डालना चाहिए था, फिर नहीं डालना चाहिए था? अब उस टाइम पे उस सिचुएशंस के हिसाब से वो करा गया, बट अब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो चेंज करने की जरूरत है। तो सेक्युलर नेचर जो बना हुआ था दैट इज राइट। अब वो वर्ड सेक्युलर का मीनिंग ही इतना चेंज हो गया ना भैया। हाँ वो तो सूडो सेक्युलरिज्म हो गया। हाँ लेकिन उस वक्त सेक्युलरिज्म जो हमारा नेचर आ रहा था, हमने किसी भी साइड को नहीं लिया था, वो ठीक था कि गलत था? ये तो डिबेटेबल क्वेश्चन है। अगर मुझसे मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछोगे तो ये अब क्या उससे इसको हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए था? ठीक है, और कोई? गॉट योर पॉइंट। सर हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए था, और बाकी जो धर्म है ना उसी को, उसका जो धर्म का जो भी है वो उसका सम्मान करना चाहिए था, लेकिन हिंदुइज्म हो जाना चाहिए था। अच्छा मुझे लगता है ऐसा बनाना चाहिए था, सबका सम्मान भी करना चाहिए था। दैट इज गोपाल जी। हाँ भैया जब दुनिया में इतने सारे देश हैं, वो अपने जो भी मेजोरिटी रिलीजन फॉलो करते हैं उसके बेसिस पे अपने नेशन को वो करते हैं, चाहे वो बाकी लोगों को भी राइट्स दे रहे होते हैं। तो इंडिया के ही केस में ऐसा क्यों होता है? ठीक है, हम अगर मेजोरिटी की बात करें मनन जी इसका जवाब दे पाएंगे आप? ये आपका ऑल्टरनेटिव व्यू पॉइंट था, जो गोपाल जी ने बोला तो सुमेधा जी ने बोला। यहाँ पर पॉपुलेशन शायद इतना बड़ा है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अपने रिलीजन के अगेंस्ट है जो भी है, बट मेरा ये मानना उस टाइम था कि उस टाइम ऑलरेडी चीजें इतने खराब हो रखी थी, अगर हम उस टाइम ये स्पिरिट लेके नहीं चलते ना तो ये फाइट चलती रहती। ठीक है, और इस टाइम अभी ठीक है, इस टाइम पे नहीं आएंगे, उसी टाइम की बात करते हैं। हाँ अभी प्रेजेंट में तो सिचुएशन बिल्कुल अलग है, वो तो बात ही नहीं। मैं उस टाइम की बात करना कि उस टाइम में करना जरूरी था। एनीबॉडी एल्स? लोगों ने काफी ब्लड शेड देखा था। हाँ, इसलिए एनीबॉडी एल्स विद द चेंज पॉइंट ऑफ व्यू पॉइंट? ये अग्रीड टू जो भैया ने बोला डेफिनेटली, बट एट टाइम्स अगर हम देखें तो लार्जर रीजन में कई बार को एग्जिस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल यू आर राइट। कई बार हार्ड डिसीजंस एज अ नेशन लेने पड़ते हैं, इंडिविजुअल राइट्स को थोड़ा साइड करके। यस, दोनों को एग्जिस्ट कर रहे हैं, दोनों के जेन्युइन ग्राउंड्स हैं। एनीबॉडी एल्स? सर ज्यादा सनातन भी तो नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर ज्यादा सनातन होता मतलब तो बाद में या अभी जैसे कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, मतलब सनातन में भी तो कॉन्फ्लिक्ट होता है, ऐसा नहीं है ना जैसे खाली ये रिलीजन में कॉन्फ्लिक्ट होता है या ये रिलीजन में। वेल रिसीव्ड शाल जी। हाँ वेल रिसीव्ड। मतलब
ठीक है, मतलब हाँ। भी ऐसा हो जाता बाद में कि लाइक देखिए सर, पाकिस्तान तो पूरा मुस्लिम कंट्री है, हाँ तो हिंदू भी है, मैं नहीं बोलेगा कि क्रिश्चियन है, सब है, किंतु तब भी मुस्लिम होने से भी उन लोग को अंदर अंदर में ही फाइट चल रहा है। तो डन बिल्कुल, आई गॉट योर पॉइंट, बिल्कुल। हाँ चलिए अब इस पे छोटा सा व्यू पॉइंट ये थोप सकता नहीं। एक तो पहला व्यू पॉइंट ये है कि आप लोग जब बात रखा करो ना तो ऐसा ना लगे कि स्टूडेंट रख रहा है, ऐसा लगे कोई एस्पिरेंट रख रहा है। एस्पिरेंट में रिफ्लेक्शन आने लगना चाहिए, वो कमांड दिखना चाहिए, क्लियर इन थॉट्स। इफ इन केस इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया एंड देन यू आर लाइक कि हम सर, तो आ जाएगा कि अभी भी आपकी वो बॉडी लैंग्वेज लर्निंग स्टेज पे है, कॉलेज वाली, यू आर नॉट, है ना, उस पॉइंट पे नहीं आप जहां पे आपको सीधे कमांड दे दी जाए, ठीक है ना। ऐसे सब्जेक्टिव है, डिपेंड्स ऑन द इंटरव्यूअर, बट क्लियर व्यू पॉइंट होना चाहिए, बिल्कुल, ठीक है ना। ये तो मैंने अदरवाइज बोला आपको। दूसरा, जैसे ये जो व्यू पॉइंट मैं आपको जो देने जा रहा हूँ, ये लोकनाथ मिश्रा जी का ही व्यू पॉइंट था, जो मैंने इस पे ये सुना। उन्होंने ये बोला कि एक्चुअली हो क्या गया है, ये जो रिलीजन है ये टैबू हो गया है, ठीक है। ऊपर ऊपर से हम जब देख रहे हैं इतना कुछ कि लड़ाई हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो भैया सभी को छोड़ दो, सबसे दूर रहो, सब अपना अपना करते रहो जो करना है, जो मनन जी ने कहा, ठीक है। तुम सब अपना करते रहो, लड़ रहे हो जो, हम किसी में नहीं भैया खुरपेच कर रहे हैं, ना इसको बोल रहे ना इसको बोल रहे, इनको बोलो तो वो नाराज होते थे, इनको बोलो तो ये नाराज होते हैं। लेकिन एकेडमिकली अगर सोचें तो उनका ये कहना था कि रिलीजन हैज अ फंक्शन, एंड व्हेन इट हैज अ फंक्शन, देन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी, वेदर इट इज इफेक्टिव, हाउ मच इफेक्टिव और इनइफेक्टिव, we'll have to decide a way, we'll have to decide the direction we are going on. So उन्होंने ये दोष दिया था कि actually everybody here is afraid of addressing this issue, है ना, ये व्यू पॉइंट था उनका। बाकी वही बात है कि भगत सिंह का भी रास्ता ठीक था, सुभाष जी का भी रास्ता ठीक था, सावरकर जी का भी ठीक था, बाबा साहब का भी ठीक था, महात्मा गांधी का भी ठीक था, सबके व्यू पॉइंट अलग थे। अब अगर हम और आप इस पे डिस्कशन करने बैठ गए तो हम और आप एक दूसरे को मार देंगे और दोनों गलत हो जाएंगे। एक्चुअली वे सिर्फ व्यू पॉइंट्स डिफरेंट होते जाते हैं, बात सब लोग सही ही कह रहे होते हैं। वेल टेकन, चाहे विशाल जी का पॉइंट, चाहे सुमेधा जी का पॉइंट, चाहे जयश्री, चाहे मनन जी, चाहे जी कैसा जी, चलिए, और चाहे गोपाल जी, ठीक, फिर होगी बात जी। सर मतलब तो ऐसा है सही कि नहीं like, हाँ फिर से दोनों लोग बोलिए फटाफट। सर मतलब ऐसा है कि आप एक लाइन में जाता है, मैं खाली वो लाइन को थोड़ा ट्विस्ट करके बोल दिया, मतलब सबका व्यू पॉइंट सेम ही था, खाली ट्विस्ट करके मतलब सब लोग बोल रहा था तो दूसरा दूसरा हो रहा था, ऐसा है क्या? एग्जैक्टली वो भी नहीं है। हाँ, किसी का कंसर्न वो है कि लड़ाई ना हो, किसी का कंसर्न ये है कि लॉन्ग टर्म क्या हो रहा है, किसी का कंसर्न ये है कि लिबरल है, तो समझे ना, हर डायरेक्शन से एक थॉट आता है। ओके, थैंक यू सर। क्योंकि जो कि सही पहुंच रहा है, जो कि वो मतलब, लेकिन कई बार जैसे आपने बोला ना कि सारे व्यू पॉइंट्स सही होते हैं, बस अलग अलग व्यू पॉइंट्स होते हैं, बट जैसे लोकनाथ मिश्रा जी ने कहा था कि एक्चुअली पीपल आर अफ्रेड टू एड्रेस द इशू, वैसे ही मेरा है, आई एम अफ्रेड टू एड्रेस द इशू कि एक्चुअल में व्यू पॉइंट कौन सा राइट है। व्यू पॉइंट, बट आपने बोला ना कि सारे व्यू पॉइंट्स राइट होते हैं, तो वैसा नहीं है। हाँ मैंने बोला तो, मैंने पहले ही डिफेंस डाल दिया, इससे पहले सुमेधा जी मुझे पकड़ते मैंने बोल दिया, जस्ट लाइक लोकनाथ मिश्रा सेड द असेंबली इज अफ्रेड टू एड्रेस द इशू ऑफ रिलीजन, इट इज अ टैबू राइट नाउ, जस्ट लाइक सिमिलरली मेरा भी आई एम अफ्रेड टू एड्रेस द एग्जैक्ट पॉइंट, इसलिए मैंने सबको ही सही बोल दिया, सेकुलर आदमी हो गया मैं। और इसी के बाद तेजस्विनी जी के ब्रह्म वाक्यों से इस कक्षा को खत्म किया जाएगा, वो है सर्व धर्म संभाव, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती और
तत्त्वमेव जयते। ठीक, तो कक्षा को करते हैं खत्म। क्लास आज थोड़ी पहले ओवर हो गई और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट में मिलेंगे 29, 30, 32 और बीच में 31 का भी खेल पड़ेंगे। ठीक, उससे आपकी समझ बहुत बढ़ेगी, इश्यू बहुत बढ़ेगा रिलीजन्स का। एनीबडी एल्स? एनीथिंग एल्स? ठीक है, तो होती है मुलाकात जल्दी।